हाँ जी, कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। चलो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं? अच्छा, एग्ज़ाम थोड़ा सा लेके डर है, स्ट्रेस है। क्यों है बेटा स्ट्रेस? अच्छा, पहले तुमने सोचा था कि एमसीक्यू वाला पैटर्न इजी है। अच्छा, और अब एग्ज़ाम देके पता लग रहा है कि पैटर्न कैसा है। ओके, मतलब अब तुम समझ गए हो कि एमसीक्यू वाला पैटर्न जो है उतना इजी होने वाला नहीं है ना? तो पहले तुम्हारा माइंडसेट ये था कि एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ ना सही पासिंग मार्क्स तो ये ऐसे आ जाएंगे, जो ऑप्शन कुछ तो सही होगा, ABCD में से कुछ तो सही करेंगे, सारे DD वाले भर दें, सारे CC वाले भर दें, कुछ तो सही होगा। बेटा ऐसा नहीं होने वाला। आपने प्रैक्टिकली भी देख भी लिया होगा, आपका जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं, तो आपने उसमें देख लिया होगा कि कैसा एग्जाम हुआ है। ठीक है बेटा, तो एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, अब आपको एक्सपीरियंस से सीखना है। तो एमसीक्यू वाला पैटर्न इतना इजी नहीं है, ठीक है। इजी तब होगा जब पढ़ोगे, ठीक है। आपने जो मेनली अब तक किया है, आप तक क्या करते थे? 11th क्लास तक आप डेरिवेशंस पढ़ते थे, वो एग्जाम में आ जाती थी, एज इट इज हो जाता था काम। अब डेरिवेशंस तो आनी नहीं है पेपर में आना है एमसीक्यू पैटर्न आना है फर्स्ट टर्म में। तो यहां पर मामला हो गया थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि माइंडसेट तुमने चेंज किया नहीं और इजी मोड में चले गए। तो करना क्या है? अब इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, अब 10 को फिजिक्स का एग्जाम है, अपकमिंग वीक में ही फिजिक्स का एग्जाम है। तो उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम जो तुम्हारी गलतियां हैं उनको अब ओवरकम करके इन पूरे सिलेबस की, चारों यूनिट की, 4 यूनिट्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके ऑल्टरनेटिंग करंट, EMI, ठीक है, उन सब की हम वन शॉट वीडियो लाएंगे, एक एक यूनिट करके। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब मेनली हम उसमें करेंगे क्या? मेनली उसमें सारे फॉर्मूलाज, कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, और सारे फॉर्मूला थ्रू आउट, अगर आपने इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से पढ़ के चले गए, समझ पे चले गए, तो आपका MCQ वाला पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इससे ज्यादा आपको करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो MCQ पैटर्न को लाइट मत लीजिए, और ये भी नहीं हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेस लेके चलना है, नहीं। आप मेनली कंसंट्रेट कीजिए फॉर्मूलाज पर, बार बार फॉर्मूला की रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला की रिटर्न प्रैक्टिस जितने ज्यादा होगी, उतना आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप पेपर करके आएंगे। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना है। और कोई अगर आपको क्लासरूम में आंसर बता रहा है और आप पढ़ के गए हो, तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरा क्या बता रहा है, आपने B मार्क किया है, वो C बता रहा है, या B मार्क करने वाले हो, उसने A बताया है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है आपने उस पर स्टैंड रहना है। ये बात आपको मेनली ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, सारे फॉर्मूलाज करेंगे यूनिट फर्स्ट के, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, जैसे आपका चैप्टर्स का यूनिट्स का पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। तो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप मेनली इन फॉर्मूलाज को पढ़िए। मेन कंसेप्ट कवर करेंगे, मेन कंसेप्ट आप साथ साथ नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं और समझते जाइए छोटे छोटे कंसेप्ट को। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे पहला फॉर्मूला, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। थोड़ा सा क्विक रिवीजन रहेगा, क्योंकि हम वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शॉर्ट्स में। ठीक है, और थोड़ी सी स्पीड भी फास्ट रहेगी, जहां आपको लगे कि जो कंसेप्ट नहीं समझ आया आप उसको कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, तो चार्जेस का नेचर होता है 2 टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है, ये सब बातें आपको पता होंगी, इसमें कुछ खास बात भी नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, वो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या तो 1 टाइम होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम होगा। फर्स्ट फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, Q = NE। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू तो आपको पेपर में भी गिवन होती है, तो इसको घबराने वाली बात नहीं, वैसे भी नॉर्मली आ जाती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इंटीजर नंबर हमेशा रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और चार्ज की और प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी एडिटिविटी, चार्ज को कैसे ऐड करना है, अलजेब्रिक सम करना है सबका। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन। इसमें कोई खास बात नहीं है, मेनली फॉर्मूलाज पे वर्क करना है।
और छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ के चलेंगे। ये नहीं है फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, और फॉर्मूला को करने के बाद आपको जो भी आपके पास सैंपल पेपर है, आपने उस सैंपल पेपर के 1 या 2 सैंपल पेपर डेली करने हैं, ताकि ये पता लगता रहे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला हो गया होगा, ठीक है, साथ साथ नोट्स बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज हो गया, अब कूलम्स लॉ है नेक्स्ट। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ किस लिए होता है? कूलम्स लॉ होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में। 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 एक Q2 चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस R, तो बेटा कितनी फोर्स लगने वाली है? फोर्स लगती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स लगती है। K के यहाँ पर K डिपेंड करता है इसके बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है। अगर मीडियम है एयर तो K की वैल्यू हम लेते हैं, या वैक्यूम है तो K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। और यहाँ पर मीडियम का कांस्टेंट आया एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू याद रखनी है 9 × 10⁹ ठीक है। और यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, ये K की वैल्यू आपको दी रहती है, तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है याद करने वाली, इसमें कुछ नहीं याद करना आपने। K की वैल्यू डायरेक्ट आपको फ्रंट पेज पर, फर्स्ट पेज पर गिवन होगी, कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, अगर होता कोई मीडियम, तो मीडियम होता तो इसकी जगह आता 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मीडियम के लिए है, मीडियम के लिए ये, और साथ में Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब एयर होगी या वैक्यूम होगी। एयर या वैक्यूम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर मीडियम हो तो एप्सिलॉन लगाना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, तो कूलम्स लॉ का सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो सेकंड फॉर्मूला किया हमने कूलम्स लॉ का। फॉर्मूला नंबर वाइज कीजिए, पहला फॉर्मूला क्वांटाइजेशन, दूसरा फॉर्मूला कूलम्स लॉ। थर्ड फॉर्मूले की बात करें, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? दोनों का रिलेशन। कौन किन दोनों का? परमिटिविटी का रिलेशन। अब ये परमिटिविटी किसकी थी? मीडियम की। ये परमिटिविटी किसकी है? वैक्यूम की। दोनों के परमिटिविटी को रिलेट करोगे तो क्या आएगा? रिलेट करने से क्या आएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या बना? मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। यहां से फॉर्मूला बनाते रहेंगे तो बनते रहेंगे। फॉर्मूला मेनली एक ही है, इसकी बात ध्यान रखनी है। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, कंपेयर करने पर आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको अगर कंप्लीट किया जाए, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर तो होता है, इसी को हम K बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? K। K क्या है पर? डाइलेक्ट्रिक K कांस्टेंट। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ लोग इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, कुछ इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ स्पेशल चीज नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं, या फिर परमिटिविटी का रेशो होता है। इसी को हम फोर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैक्यूम की फोर्स अपॉन मीडियम की फोर्स। अगर आप तीनों फोर्स को डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्मूला आपके पास बनेगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 याद कीजिए, या थर्ड ही फॉर्मूला है, इसको छोड़ के ये याद कर लेते हैं, थर्ड फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूला हमने पढ़ लिए। 3 फॉर्मूला पढ़ने से काफी चीजें कवर हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें नोट करते जाइए, क्विक रिवीजन है, ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया नोट आपने? चलो इसको रब कर देते हैं। तो 3 फॉर्मूला पढ़ लिए। फर्स्ट क्वांटाइजेशन, सेकंड कूलम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला निकालने का, थर्ड हमने पढ़ा परमिटिविटीज का रेशो। अगर आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेंगे लास्ट तक, तो आपके बहुत सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे विद इन स्मॉल टाइम। ठीक है, और आपको साथ में रिवाइज तो होंगे, साथ में उनसे रिलेटेड जो जुड़ी हुई चीजें हैं जिससे वो फॉर्मूला याद करने में हेल्प होगी, वो भी आपको याद रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का फायदा है, पूरा देखिए। बीच में देख के छोड़ देंगे तो जो कंसेप्ट आपको बीच में नहीं आते या मिस हो चुके हैं वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी, अब कूलम्स लॉ हमने जो पढ़ा है, कूलम्स लॉ मेनली 2 चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है वो बताता है। अगर चार्जेस 2 से ज्यादा होंगे, मतलब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस होगी, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस होगी, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हम मेनली सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, टोटली 1 to फर्स्ट टू लास्ट सारे टॉपिक कवर करेंगे। जिससे न्यूमेरिकल है उस पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, या जिसपे क्वेश्चन बनता है या जिसके फॉर्मूलाज हैं उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे, और जो थ्योरी वाली उसको फटाफट समझ के आगे चलेंगे। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कूलम्ब लॉ से ही फॉर्मूला बना है। जैसे आपको F12 निकालना है, मतलब 1 पे कितनी फोर्स लगा रही है, 2 कितने लगा रहा है, या फोर्स लगानी है टोटल किसी पर भी, तो 1 2 ही निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर फॉर्म से भी कवर हो जाएगा, Q1 Q2 बाय, ठीक है, R स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा R12 कैप, R12 कैप आ जाएगा, कैप आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है मेनली इसको। तो ये ऐसे F12 ऐसे आप मान लो
मान लो आप बहुत सारे चार्जेस पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ये डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ मैं। ये मान लो ये एक Q1 चार्ज है, सपोज कर लिया Q2 चार्ज है, ये Qn चार्ज है। तो आपको किसी पर्टिकुलर मान लो इस पे टोटल फोर्स निकालनी है। इस पे टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? सब फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। इससे ज्यादा फॉर्मूला की भी आपको कोई नीड नहीं है। तो आप सिंपली ये समझिए, अगर आपको Q1 पे फोर्स निकालनी है, Q1 पर टोटल फोर्स का नाम हमने रख दिया F1, तो F1 पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? 2 भी लगाएगा, F1 पर 3 भी लगाएगा, F1 पर n भी लगाएगा, n चार्जेस हैं। बस, इससे ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कूलम्ब्स लॉ से इसको ड्राइव कर लेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, क्वांटाइजेशन। ठीक है, अभी तक कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े हैं? Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल रेटिव परमिटिविटी, और ये फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, इसी को K बोलते हैं। तो फास्ट चीजें करेंगे तो जल्दी जल्दी भी याद रहेंगी और आपको मेनली कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये आपने सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हमने कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स बिटवीन चार्जेस वो हमने कवर कर लिया। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड वाले कंसेप्ट जितने रहते हैं समटाइम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। फील्ड का मतलब होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फील्ड का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, बिना किसी कॉन्टेक्ट के लगने वाली फोर्स। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जब फोर्स लगाता है, ठीक है, तो वो बिना कॉन्टेक्ट के लगने वाली फोर्स होती है, तो उसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फील्ड फोर्स। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे लगाता है, एक मास दूसरे मास पे लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड भी पढ़ी है आपने 11th क्लास में, 12th में ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी है और मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी है। ठीक है, तीनों की तीनों क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। ठीक है बेटा, तीनों की तीनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। तो ये चीज आप ऐसे क्विक रिवीजन करेंगे। अब देखो MCQ वाला जो मेथड है ना, मतलब पढ़ने का जो तरीका है, वो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ने से उससे बिल्कुल अलग है। आपको इसको जितनी चीजें आपने पढ़नी है उनको साथ साथ रिवाइज करना है। फॉर्मूलाज हर एक टॉपिक का डिटो आना चाहिए। फॉर्मूला रिलेटेड कुछ ना कुछ याद रखो। पहले फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता था, आप ड्राइव करके निकाल लेते थे। अब आपके पास ड्राइव करने का कोई काम नहीं है, ना डेरिवेशन आपको याद है, ना डेरिवेशन का कोई यूज है। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन से फॉर्मूला याद नहीं करना, अब आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला की प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और जल्दी ही सुटेबल आप इसके हो जाओगे अगर इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करोगे। तो हर एक टॉपिक को फटाफट से रिवाइज करो और दिन में कम से कम 4 यूनिट के फॉर्मूला, अगर आपने जितनी भी यूनिट एक दिन में पढ़ी हैं उसको 3 बार लिखो एक दिन में। जैसे आपके पास 2 दिन बीच में है, 2 दिन है या 3 दिन है, जितने भी दिन है, जिसके 2 हैं 3 है, किसी के 4 भी हैं, तो डिपेंड करता है किसका कौन सा एग्जाम हुआ है, किसका कौन सा पेपर था ऑब्जेक्ट ऑप्शनल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबको एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार, एक दिन में 4 बार फॉर्मूला लिखने हैं। रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। जिस दिन पेपर दे के आओगे मैथ का या जो फिजिक्स से पिछला पेपर होगा, उसी दिन आप कम से कम 1 या 2 यूनिट पढ़िए अच्छे से। ठीक है, ताकि आपका आधे ज्यादा बर्डन कवर हो जाए। 2 यूनिट पढ़ के चकाचक उसके फॉर्मुलाज लिखिए, सुबह उठते ही पहले फॉर्मूला लिखिए। तो अपने आप को टेस्ट कीजिए, आपको कितने फॉर्मुलाज याद हैं। अगर आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि आपको इतने फॉर्मूला याद हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। तो फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूं, एक ही इसका एग्जाम क्रैक करने का एक ही मेथड है, फॉर्मूला पढ़िए बस। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है फील्ड फोर्स। तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? जो फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसको ही बोलते हैं, यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस को उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक टैगलाइन एसोसिएट कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स का इफेक्ट कितना हो रहा है। अगर आप ये बात रखोगे तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा सकती है, ये फॉर्मूला नंबर 4 था गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा सकती है, QE फोर्स लगा सकती है। बेटा कितनी फोर्स लगा सकती है, QE फोर्स लगा सकती है। फॉर्मूला आपको लास्ट तक 3rd यूनिट 4th यूनिट तक ये यूज होने वाला है। 3rd यूनिट तक ये फॉर्मूला चलेगा, फिजिकल टू QE। इनफैक्ट 4th यूनिट में EMI में भी यूज होगा ये। तो फिजिकल टू QE बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट से आएगा, लास्ट तक फॉर्मूला चलेंगे ये वाले। ठीक है, अब हमने पढ़ा 4th फॉर्मूला। 5th फॉर्मूला कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डायमेंशन बना लेंगे। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होता है फोर्स का, चार्ज का होगा 80, तो बना MLT-3A-1। ये भी देखना आपके पेपर में कम से कम 1 या 2 डायमेंशन फॉर्मूला आपको देखने में मिलेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा यूनिट, तो सबके डायमेंशन फॉर्मूला सबके ऐसा यूनिट। फिर से रिटन प्रैक्टिस चाहिए, बिना देखे चाहिए। 1 बार देख के करो, 2 बार देख के करो, लेकिन जितनी बार देख के कर रहे हो उतनी बार बिना देखे भी करो। ठीक है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि मजा आ जाएगा, बिल्कुल बता रहा हूं। फिफ्थ फॉर्मूला हम बना रहे हैं। 5th फॉर्मूला
फॉर्मूला याद है तो कॉन्फिडेंस है कि हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉन्फिडेंस नीचे है। तो एक ही तरीका, फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, और फॉर्मूला को रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। तो इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। उसके बाद आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आर डिस्टेंस पर। पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अगर ये फॉर्मूला कहीं देखने को मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है, के की वैल्यू रखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन रख देंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, पॉइंट चार्ज बना रहा है, पॉइंट चार्ज बना रहा है, पॉइंट चार्ज आपके पास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये क्या था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, पॉइंट चार्ज बना रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 6th फॉर्मूला पढ़ते हैं डायपोल का। डायपोल पढ़ते हैं पहले, डायपोल क्या होता है। डायपोल पढ़ने के लिए आपको, डायपोल में से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायपोल का टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कुछ ज्यादा मुश्किल का टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो नाम से ही पता लग रहा है कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। डाई मतलब दो, डाई का मतलब टू, पोल मतलब अलग अलग पोलैरिटी, अलग अलग पोलैरिटी मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बहुत सिंपल, चीजों को ब्रेक करके रिड्यूस करके पढ़िए। डायपोल मतलब डाई मींस टू, पोल मतलब अलग अलग पोलैरिटी, दो ही तो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो ही तो टाइप के चार्ज होते हैं, तो एक रखा पॉजिटिव एक रखा नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस क्यू प्लस क्यू। अब डायपोल बोलते हैं किसको, ये तो समझ में आ गया, अलग अलग पोलैरिटी होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए इनके मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये 2 कूलम का है ये भी 2 कूलम का होना चाहिए, प्लस माइनस 2 कूलम प्लस 2 कूलम, ठीक है। तो ये अगर डायपोल, तो डायपोल क्या होता है, 2 इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेचर में, उनके बीच में जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। ये हो गया डायपोल, बस खत्म। डायपोल लेंथ को 2L इसलिए बोला, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ताकि सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने होते LL बन जाए। अगर मान लो आप टोटल L रख लेते तो L/2 आपको करना पड़ता, वो चीजें मुश्किल हो जाती है आपके लिए डेरिवेशन में। तो हमने टोटल रख दिया 2L 2A, जो भी रखा है 2 इसलिए रखा है, आप खाली L रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ डायपोल, ठीक है। तो डायपोल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक बात और ध्यान रखिए। अब डायपोल एक सिस्टम है, सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। आपसे नेट चार्ज पूछा जाए तो नेट चार्ज क्या बोलेंगे, डायपोल पे कितना होता है, 0। डायपोल पे नेट चार्ज कितना है, 0। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। डायपोल पे नेट चार्ज कितना, 0। समझ में आ रही है, चीजें रिवाइज हो रही हैं, ऐसे ही रिवाइज करते जाओ फटाफट। तो नेट चार्ज कितना है, 0, ठीक है। जितनी एनर्जी से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उतनी एनर्जी से पढ़ेंगे, उसे आधी एनर्जी से पढ़ेंगे, तो ये हमारा वादा है या दावा है, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। जो इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। पेपर में सारे फॉर्मुलाज लिखिए जो 1 by 1 हो रहे हैं, सारे फॉर्मुला की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला काम, टाइम बचेगा तो हम सैंपल पेपर तो करना ही है, टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है फॉर्मूला याद करना, बार बार एक ही बात। तो नेट चार्ज कितना, 0, नेट चार्ज 0, ठीक है। नेट चार्ज 0, इसका मतलब आपने पढ़ा था E क्या होता है, क्यू, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कितनी बनाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर इसके पास नेट चार्ज ही 0 है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनानी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्यों बनाता है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसलिए बनाता है, आप मान लो किसी पॉइंट पर मेजर करना चाहते हो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये रहा वो पॉइंट। अब इस पॉइंट पर बताओ, प्लस पॉजिटिव चार्ज पास है, नेगेटिव चार्ज दूर है, तो जितना चार्ज पास होता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना R कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगी। तो ये बनाएगा ज्यादा, ये बनाएगा कम, दोनों को माइनस करोगे तो आएगी नेट, मतलब 0 नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, समझने वाली बात है। तो डायपोल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, लेकिन नेट चार्ज डायपोल पे 0 होता है। सेपरेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, डायपोल क्लियर हो गया होगा। इसमें अभी तक कोई फॉर्मूला हमने डायपोल में बनाया नहीं है, अब डायपोल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो मेजर करने का तरीका है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या बताएगा, डायपोल मोमेंट बताएगा सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेंथ किसकी, डायपोल की। स्ट्रेंथ डायपोल की कौन बताएगा, डायपोल मोमेंट बताएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लगा लेते हैं स्पेसिफिक। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बताने वाला है, डायपोल की स्ट्रेंथ बताने वाला है। बहुत बढ़िया। अब डायपोल की स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट का सिंबल पहले याद कीजिए कि P। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है P, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या फॉर्मूला होगा, दो आपने चार्ज लिए हैं, उन चार्ज का किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था डायपोल में, और डायपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, सम टाइम आप क्या करते हैं, जो डायपोल की लेंथ दे रखी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 2L लिखते ही नहीं है, हम तो यहाँ पर डायपोल लेंथ लिखेंगे। कंफ्यूजन
कंफ्यूजन दूर, हम लिखेंगे नहीं 12, हम तो डायपोल की लेंथ लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डायपोल की लेंथ है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे डायपोल लेंथ। अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी। पहले तो पी का फॉर्मूला याद कीजिए, पी का फॉर्मूला क्यू इंटू डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ, ऐसे बार बार बोलेंगे। तुम्हारे बोलने से मेरे बोलने से बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ याद होने वाला है। डायपोल मोमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो फॉर्मूला नंबर आई थिंक 6 होगा, ठीक है, देख लेना जो फॉर्मूला होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी डायपोल के पास क्या डायरेक्शन होगी, डायपोल मोमेंट के पास डायरेक्शन होगी, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है तो हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज कर रखा है, हम माइनस क्यू से प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो बताओ क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन आएगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, पी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ऐसे यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सब निकल जाएगा। ऐसे बोलो क्या आ जाएगी, क्यू इंटू 2 है, क्यू चार्ज ये हो गया मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, 80 चार्ज का हुआ 80 और साथ में डायपोल लेंथ का हो गया, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, वेक्टर क्वांटिटी सब कुछ डायपोल मोमेंट में हो गया, ठीक है। तो डायपोल समझ में आ गया होगा। डायपोल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि डायपोल के बहुत सारे टॉपिक लिंक करते हैं, एक्सियल पॉइंट, इक्वाटोरियल पॉइंट, ठीक है, जनरल पॉइंट, तो वो सारे फॉर्मूला तभी समझ में आएंगे डायपोल के बेसिक्स क्लियर हो। अगर क्वेश्चन भी आता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है बेटा, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। नंबरिंग आप देख लें, नंबरिंग मेरे को श्योर नहीं हूं मैंने कि लास्ट टाइम 5th लिखा था, 6th लिखा था, क्या लिखा था, तो नंबरिंग आप देख लीजिएगा। मजा आ रहा है बेटा, प्लीज कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर यू एंजॉयिंग और नॉट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक, पहले डायपोल को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर चलेंगे हम डायपोल के फर्दर डेरिवेशंस पर, उनके रिजल्ट याद करेंगे। कोई डेरिवेशन नहीं करना, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला की फील लीजिए, फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला भी जो काम करना है फॉर्मूले पे ही करना है, ठीक है। और डेरिवेशंस के जो मेन पॉइंट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ही पेपर में आना है, जो फॉर्मूला पेपर में नहीं आना या आ भी सकता है, लेकिन फॉर्मूले से क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूले से कंसेप्ट क्लियर होगा, साथ में जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो मैं अलग अलग से बता के जाऊंगा। जैसे मैंने डायपोल बताया, डायपोल नेट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, फिर भी वो सब चीजें बता रहा हूं मैं साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमारी सारी इमेजिनरी अप्रोच है, कुछ भी ऐसा रियल नहीं है, इमेजिनरी। जैसे आपने पढ़ा था क्लास 10th में, एक मैग्नेट के अराउंड स्प्रिंकल करते थे आयरन फाइलिंग को, मैग्नेट ऐसे लाइंस बना देता था, वो सब इमेजिनेशन, अगेन इमेजिनेशन, ठीक है। ऐसा कुछ वो लाइंस एक्चुअल में नहीं बनती, इमेजिनेशन, इमेजिनरी लाइंस क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ताकि स्टडी को हम फर्दर कंटिन्यू कर सकें, स्टडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें और रिसर्च कर सकें इन चीजों पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी अप्रोच है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करती क्या है, मान लो आपने कोई लाइन इमेजिन कर ली कि लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना है, जिस पॉइंट पर आपको, या बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ज्यूम कैसे करते हैं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपने अगर कोई यहां पर चार्ज रख दिया, छोटा सा कोई चार्ज रख दिया, पॉजिटिव रखा, वो भी आप रेफरेंस पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, ध्यान में, जो टेस्ट चार्ज लोगे आप पॉजिटिव लोगे, रेफरेंस वाला चार्ज पॉजिटिव लोगे। अबे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव कहां पुश करेगा, अबे ना, ठीक है। तो जहां ये टेस्ट चार्ज, फिर से बोल रहा हूं, जहां ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जहां ये टेस्ट चार्ज जाएगा, अगर मैं मान लो नेगेटिव चार्ज के लिए बनाऊं, तो टेस्ट चार्ज अगर मैं लूंगा यहां पर, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए अंदर और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर। तो टेस्ट चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज जहां फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। इधर रखो टेस्ट चार्ज ऊपर जाएगा, इधर रखोगे नीचे, इधर रखोगे नीचे, इधर रखोगे इधर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो एक बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इसके अंदर, नेगेटिव के लिए एरो होता है अंदर और पॉजिटिव के लिए एरो होता है बाहर। सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि कैसे एरो लगाना है, सम टाइम पॉजिटिव से अंदर लगा देते हैं, तो बहुत गलत, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के बनाई है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसे आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, चाहे कोई फॉर्मूला है, चाहे कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन वो चीजें नहीं कवर करेंगे जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, जिसका कोई, क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसा है कि हमें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सिंगल सिंगल चार्ज के लिए। अगर हमारे पास कोई डायपोल हो, अगर हमारे पास कोई डायपोल हो, डायपोल अभी आप पढ़ के आए थे, डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अब यहां समझ सकते हो, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, एरो आउटवर्ड होना चाहिए, एरो इनवर्ड, बार बार बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नहीं जाती है, नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। एरो का ध्यान रखते रहो बस, बाकी चीजें चकाचक हैं, एरो का ध्यान रखो, एरो का ध्यान, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, तो इनवर्ड है नेगेटिव से, पॉजिटिव से आउटवर्ड है, ये एरो ध्यान रहेगा तो चीजें बिल्कुल सही रहेंगी। ये हमने बनाया आइसोलेटेड चार्जेस के लिए, ये फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद फॉर डायपोल, डायपोल के लिए। बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर हमारे पास सेम काइंड के चार्ज हो तो क्या होगा, सेम काइंड के चार्ज होगा तो क्या होगा, सेम काइंड के चार्ज होंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। इनमें से कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट पेपर में पूछी जा सकती है, थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, सारी थ्योरी भी कवर कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो सेम पेयर के लिए, पॉजिटिव से आउटवर्ड, अभी दो लाइन आपने पढ़ा है 10th क्लास में पढ़ा था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये लाइन यहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो इंटरसेक्ट होने के लिए ये भी मुड़ जाएगी और ये भी मुड़ गई, ऐसी दोनों एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगी तो मुड़ गई है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा हमारे पास इसके लिए, सेम चार्ज के लिए, सेम पेयर के लिए, सेम पेयर ऑफ चार्जेस के लिए ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। इमेजिनेशन है प्योर। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसे मैं बना लेता हूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ये बनाया एक मैंने रीजन। अब एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट बी है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, यहाँ दूर है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होंगी, डेंसिटी दूर होंगी, भाग रही होंगी दूसरे से, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर ज्यादा है ए से, अगर कोई चार्ज रखोगे बी पर फोर्स ज्यादा लगेगी, ए पर फोर्स कम लगेगी, तो ये कंसेप्टिव समझना। डेंसिटी बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी दूर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। एक और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी कंडक्टर से परपेंडिकुलर निकलती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। रीजन में कोई हमें याद करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्यों है ऐसा। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होगी। फिर से आते हैं डायपोल पे, डायपोल के डेरिवेशंस को, के जो डेरिवेशंस हैं उसके डायरेक्ट रिजल्ट हम याद करते हैं। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सबसे पहले डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, इस लाइन को बोलते हैं जहां जो डायपोल की एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। ये जो बाइसेक्ट कर रही है सेंटर से, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक्सियल लाइन पे निकालनी है, यहां निकालनी है तो इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है, अगर यहां निकालनी है जनरल पॉइंट है, दिस इज जनरल पॉइंट। तीन ही डेरिवेशन है बेटा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, एक ही डायग्राम में तीनों रिजल्ट बताऊंगा। अगर तीन ही डेरिवेशन बनते हैं, तीन रिजल्ट याद करेंगे। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल है, डायपोल मोमेंट, जितने भी डायपोल के डेरिवेशंस होंगे, समझना बात को ध्यान से, आराम से बोल रहा हूं, जितने भी डायपोल के डेरिवेशन होंगे सब में डायपोल मोमेंट का आना जरूरी है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, डायपोल बना रहा है, तो डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसके फॉर्मूले में डायपोल मोमेंट आएगा, मतलब पी आएगा। अब कैसे आएगा वो देख लो जरा, 1/4πε0 2p बाय जो भी डिस्टेंस होगा, आपने ज्यूम किया होगा इस पॉइंट P का सेंटर से, मान लो r ज्यूम की है तो r3, इसको k भी लिख सकते हैं, k से भी काम चल जाएगा, k 2p/r3। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बन रही है एक्सियल पर, इतनी। इक्वेटोरियल पर कितनी बन रही है, E = kp/r3, ये बनी कहां पर, इक्वेटोरियल पर। अब देख के बता सकते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल का अगर मैं रेशो लूं, ये एक्सियल है इक्वेटोरियल है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एक्सियल बाय इक्वेटोरियल कर जोगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब ट्वाइस है, तो ये आ गया हमारे पास। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल पूछा है, समटाइम क्या होता है इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल पूछा है और हम एक्साइट होके ना यही वाला आंसर लिख देते हैं, तो आंसर तो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमसे पूछा है ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल, तो वो आएगा इक्वेटोरियल बाय एक्सियल, पता है वो क्या आएगा, वो आएगा 1/2। इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल क्या आएगा, 1/2। ये बात का ध्यान रखना है, ऐसा पेपर में पूछा था। डोंट एक्साइट टू मच, ज्यादा एक्साइट नहीं होना, काम कूल रहना है, चीजें कॉन्फिडेंस में रखनी है, वो एक ही तरीके से आएगी रिटर्न प्रैक्टिस से। फॉर्मूलाज को, टॉपिक्स को रिमाइंड कीजिए, ठीक है, जो आपको 2 दिन मिलने वाले हैं, इन 2-3 दिन में आप अच्छे से चीजों को डेली सुबह शाम कुछ ना कुछ कंसेप्ट याद करते रहिए और देखिए कितना आपको याद है। यही सबसे बेस्ट वे होता है एग्जामिनेशन में पढ़ने का। ठीक है बेटा, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सेल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। जनरल पॉइंट पे बता देता हूँ, अगर जनरल पॉइंट पे निकालनी हो
के √3 के पी बाहर आ गया √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r³। ये हो गया हमारी जनरल पॉइंट पर के पी बाय r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर इसी को याद कर लोगे दोनों फॉर्मूला इसी से बन जाएंगे। थीटा को 0 रखोगे तो एक्सियल का रिजल्ट आ जाएगा, थीटा को 0 रखोगे तो एक्सियल आएगा, और एक्सियल आपको पता है कितना होता है, एक्सियल होता है k 2p/r³। वही आने वाला है। इक्वेटोरियल के लिए थीटा को 90 रख दो, थीटा को 90 इक्वेटोरियल के लिए क्या आ जाएगा kp/r³। बहुत बढ़िया, हो गया खत्म डायपोल, डायपोल खत्म। टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। फिर पढ़ेंगे हम पोटेंशियल, पोटेंशियल कवर करने के बाद पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो चलने वाला है सब कुछ, पूरी सीरीज कवर करूंगा ऐसे ही, बस आप देखते रहिए इसको। बहुत बढ़िया। चलो आइए करिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉर्क। अभी मैंने बताया जैसे कि जितने हमने टॉपिक अभी तक किए हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉर्क, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क किस पे टॉर्क लग रहा है? ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल पे टॉर्क लग रहा है, डायपोल पे, डायपोल पे टॉर्क निकाल रहे हैं कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्वली डिस्टेंट रहेंगी अगर सबके बीच में सेपरेशन सेम होगी। सबके बीच में देख लो यहाँ पर सबके सेपरेशन लगभग सेम है, सेपरेशन सेम होगी तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो टॉर्क का मतलब पता नहीं, टॉर्क होता है मतलब जब किसी भी बॉडी पर टॉर्क लगता है तो बॉडी के अंदर रोटेशन मोशन आता है, बॉडी घूमती है। लीनियर मोशन होता है चलना, लीनियर मोशन के लिए लगती है फोर्स, और टॉर्क लगता है रोटेशन मोशन के लिए, रोटेशन मोशन के लिए टॉर्क लगता है। अब ये कह रहा है कि अगर हम किसी डायपोल पर, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, अब इसमें से भी जरूर क्वेश्चन बनता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है। टॉर्क हो गया, डायपोल हो गया, जितने मर्जी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, सब में आपको टॉर्क के टॉपिक मिलेंगे, सब में आपको डायपोल के टॉपिक मिलेंगे। तो बहुत ईजी टॉपिक हैं, आपको बस एक लास्ट टाइम जाते जाते समझना है ताकि चीजें सारी आपको याद रहें। ठीक है बेटा, सही है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। अब हमने क्या करना है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, ये रहा डायपोल, ये -q और ये +q, यही होता है डायपोल। डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कहाँ रख दिया, कितने एंगल पर रख दिया? मान लो थीटा एंगल पर रख दिया। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे रखा डायपोल को, ठीक है, थीटा एंगल पे रखा। तो डायपोल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स लगाती है। कितनी फोर्स लगाती है? QE। कितनी फोर्स लगाई? QE। तो इस पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। समझते रहो बातों को ध्यान से। तो -q चार्ज था तो इधर फोर्स लगी, इस पे QE चार्ज पर माइनस है तो इधर फोर्स लगेगी, प्लस है तो इधर फोर्स लगेगी कितनी? QE। इस पे कितनी फोर्स लगेगी? QE। तो ये नेट फोर्स बताइए डायपोल पर, नेट फोर्स डायपोल पर कितनी? -QE + QE, कितना हो जाएगा? 0। तो डायपोल पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0। ये बात ध्यान रखनी है। अब नेट फोर्स 0 लग रही है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, नो लीनियर मोशन, कोई लीनियर मोशन होने वाला नहीं है। ना डायपोल आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, रोटेट कर सकता है। रोटेट करने की कंडीशन होती है टॉर्क चेक करना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है, टॉर्क की कंडीशन क्या होती है कि उस पर कपल ऑफ फोर्स लगनी चाहिए, 2 फोर्स लगनी चाहिए किसी भी बॉडी पर। जैसे आपने इसको साइकिल चलाते हो तो एक हैंडल से एक को इधर पुश करते हो, एक उधर पुश करते हो, तभी तो चीजें घूमती हैं। स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हो, एक से आप क्लॉकवाइज एक से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कपल ऑफ फोर्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क की कंडीशन। तो देखो 2 फोर्स है, एक इधर है एक इधर है, एक इधर फोर्स लग रही है एक इधर फोर्स लग रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी फोर्स, दूसरी कंडीशन क्या होती है टॉर्क की? दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कितना आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, कोई फायदा नहीं डेरिवेशन करने का। जो बेसिक था बताने का बता दिया मैंने। मैं जितने बेसिक मेरे को लगता है कि बताने चाहिए वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितना टॉर्क आया? टॉर्क आएगा PE sin थीटा। टॉर्क कितना आएगा? PE sin थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला याद करने वाला, PE sin थीटा। PE sin थीटा, P क्या है? डायपोल मोमेंट, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या है? थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, ये वाला थीटा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस थीटा के ऊपर ही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने थीटा कंसेप्ट समझ लिया तो आपके क्वेश्चंस हो गए। थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कह रहा हूं, डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल। अगर आप थीटा को 0 कर दो, थीटा की सारी पोल खोलो, थीटा की वैल्यू रखोगे, टॉर्क की पोल खुलती रहेगी। पोल खुलने का मतलब क्या है कि टॉर्क कब 0 होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। कैसे बिहेव करे टॉर्क, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो सारी बातें होंगी। अगर हमने रखा टॉर्क को 0, इसको
पहले रब कर देते हैं, मेनली इसमें जो चीज समझने की थी समझ लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में भी आता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वो भी पढ़ेंगे समझेंगे। पहले यूनिफॉर्म वाला केस समझ रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बेटा क्या पढ़ गए हैं हम सब, बोलिए। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो हो, थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, थीटा को 180 रखोगे तब भी टॉर्क जीरो, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो। तो दोनों केस में टॉर्क कैसा, मिनिमम, दोनों केस में टॉर्क कैसा, मिनिमम। ये तो दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन जो मेनली क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया वो क्या है, अगर दोनों केस में टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम है, तो दोनों में फर्क क्या है। अगर एक थीटा जीरो पे भी इक्विलिब्रियम है, थीटा 90 में भी इक्विलिब्रियम है, थीटा 90 इक्विलिब्रियम है, तो फर्क क्या है। थीटा जीरो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखो, थीटा जीरो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल एक बता देता हूं बस एक लाइन में। स्टेबल मतलब क्या है, अगर आपने उसकी पोजीशन में, जैसे मान लो आपने ये रखा डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल भी आपने इधर रख दीजिए, ये रख दिया -q + q, तो डायपोलमेंट भी इधर हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क हो गया जीरो, टॉर्क जीरो हो गया। इक्विलिब्रियम में आपने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये आ गया +q, ये आ गया -q। अब टेढ़ा करने के बाद क्या होगा, इस पर इधर फोर्स लगेगी, इस पर इधर लगेगी, तो ये दोबारा अपनी पोजीशन वापस आ गया, पोजीशन वापस आ गया तो स्टेबल। अगर डिस्प्लेस करने के बाद, अगर डायपोल डिस्प्लेस करने के बाद उसकी अपनी पोजीशन में वापस आ जाए तो स्टेबल, तो स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद अगर हमने ऐसे रखा, ये हमारे पास +q, ये -q, अब डायपोल मोमेंट है इधर, अब डिस्प्लेस करोगे तो वापस नहीं आएगा, वो इधर पूरा घूम जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, थीटा जीरो स्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल। ज्यादा डीप में जाने का फायदा नहीं है, जितना पता होना चाहिए उतना बता दिया मैंने। थीटा जीरो और थीटा 180 दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो या नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स तो पहले से जीरो है। अब थीटा 90, टॉर्क कितना आएगा, साइन 91, टॉर्क मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, डायपोल मोमेंट ऐसा है, इधर रख लेते हैं P, इधर रख देते हैं E। अगर ऐसा रखोगे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो टॉर्क लगेगा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है। और डायपोल हमेशा, अब इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इसका मतलब ये घूमेगा तो अपने आप ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि डायपोल अपने आप को कहाँ अलाइन करना चाहता है, डायपोल को जहां मर्जी रख दो, डायपोल घूम के इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, मतलब डायपोल वांट्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। डायपोल वांट्स टू कम आना चाहता है कहाँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में आके रुकेगा। वो क्यों रुकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आके, क्योंकि उसमें नेट टॉर्क जीरो होगा, तो वहां आके रुक जाएगा। तो ये आपके टॉर्क के स्पेशल केस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम बना के स्टेबल अनस्टेबल, मेन कंसेप्ट है, इनका बात ध्यान रखनी है। थीटा जीरो स्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल, थीटा जीरो स्टेबल, थीटा जीरो स्टेबल, टॉर्क मिनिमम थीटा जीरो पे और 180 पे, टॉर्क मैक्सिमम थीटा 90 पे, ठीक है। तो बातें हैं पोटेंशियल एनर्जी चलो बाद में कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल, नेक्स्ट चैप्टर है पोटेंशियल। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इसी में कवर करेंगे और ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे जिनका एग्जाम है वो सब देख पाए, अपने फ्रेंड्स को, अपने एनिमीज को, ठीक है। अच्छी दुआई देंगे तुम्हें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफैक्ट एनिमी है तो क्या हो गया, पास तो कराना है उनको, फेल थोड़ा कराना है उनको। एनिमी अपनी दुश्मनी इस चीज से थोड़ा निकालोगे कि फेल करा दो उनको, ठीक है। और कोई एनिमी नहीं होता, सब फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हमें करना होता कि दूसरे को बुरा लगे, अगर उसको बुरा लग रहा है तो हमें भी तो बुरा लगेगा ना, कोई हमारे साथ ऐसा करे तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक टैगलाइन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। माइंड में इलेक्ट्रिक फील्ड से चीजें, अगर आपको ये टैगलाइन याद है इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो बहुत कुछ आप याद कर सकते हैं। कैसे, अगर फोर्स का इफेक्ट है तो फोर्स से रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से रिलेशन है। अब पोटेंशियल के लिए क्या फील आनी चाहिए, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 10th क्लास का फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल फील आती है पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये चीजें अगर आपको बेसिक से ध्यान रखोगे, बिल्डिंग ब्लॉक ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली चीजें बन जाएंगी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बार बार बोलने से, बार बार पढ़ने से, चीजों को रिवाइंड करने से, वीडियो को बार बार देखने से चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, और हम यही चाहते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से पोटेंशियल की कुंडली निकालिए पूरी की पूरी, क्या कुंडली है,
पोटेंशियल की ऐसे यूनिट बोलिए जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और जो हमने बना रखी है वोल्ट, वोल्ट जो आपको याद भी होगी, पोटेंशियल की ऐसे यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। वर्क डन का याद रखना है ml²t-2 होता है, चार्ज का हो गया 80, तो ml²t-3a-1, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि ये वर्क डन पर चार्ज के बारे में बताती है, कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब पोटेंशियल, अगर दो चार्ज पोटेंशियल बना रहे हैं तो साइन की कोई जरूरत नहीं है, मतलब साइन की जरूरत नहीं है, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं देखनी, आपको जो मैग्नीट्यूड है वो याद रखना है। तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये बात ध्यान हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ से वर्क डन का बना लें चीजों को ना, एक बार जब फॉर्मूला लिखते हो, बहुत अच्छी चीज क्या होती है करने की, किसी तरीका क्या होता है अच्छे से करने का। आपने जैसे फॉर्मूला लिखा कोई F = K Q1 Q2 by R², तो अपनी तरफ से K का फॉर्मूला भी बनाइए, वहां पर Q का भी बनाइए। माइंड मेकअप होगा, माइंड मेकअप होगा तो चीजें घूम के आ गई। मान लो फोर्स नहीं पूछी, चार्ज पूछ लिया, आप तो सोचते रह जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो ऐसे ही अगर V = W/Q है तो यहाँ से फॉर्मूले को घुमाइए, चीज इस तरीके से घूम सकता है। वर्क डन फॉर्मूला क्या बना? Q × V, वर्क डन आया Q × V, Q × V। ठीक है, अब वर्क डन ही माय डियर पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, U सिंबल QV, बस। अब पोटेंशियल से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकला? Q × V, और V निकालना है W/Q है U/Q, तो बहुत सिंपल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, पता लग गया तुम्हें। तो ये फॉर्मूला ऐसे घूमते होते हैं और कुछ घुमाया नहीं जाता। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, आप सोचोगे मैं तो पोटेंशियल फॉर्मूला याद करके आया हूं या आई हूं, तो आप सोचोगे ये तो क्वेश्चन मेरे से बनेगा ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना, जब चीजों को फॉर्मूला में लिखना है, जब कॉपी में लिखोगे तो घुमा घुमा के लिखो, खुद भी घूमो, ऐसे 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 हर जगह से घूम घूम के देखो फॉर्मूला को। ठीक है बेटा, चलो एक फॉर्मूला पड़ा V = W/Q, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और W = बनेगा Q × V। ठीक है, वर्क डन पूछे Q × V लगाओ, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी लगा सकते हो Q × V। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो पोटेंशियल था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो मान लो आप किसी चार्ज को A से B लेके आ रहे हो, A से B, कहां से लेके आ रहे हो? A से B, तो B पर लाए हो तो B का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि B पर A से B लाए हो, B पर वर्क डन ज्यादा किया होगा ना आपने, तो अगर A से B लाए हो तो VB - V होगा, VB - V होगा। ये क्या है? Q0, Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, सिंबल जो मर्जी रखिए, टेस्ट चार्ज आएंगे, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, स्मॉल होना चाहिए। खुद की वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इंटरेक्ट करेगी, उससे क्या होगा? उस सोर्स चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का फॉर्मूला वही है, वर्क डन अपॉन चार्ज, बस चार्जेस रख दिए यहाँ पर, डिफरेंस है तो दो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है, जो हमने मेन पार्ट पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बना रहा है? देखो, पॉइंट चार्ज के आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, एक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक है, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना था? याद होगा KQ/R²। पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे वाला चैप्टर सारा इसी से होने वाला है, KQ/R², 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 Q क्या है? जो पोटेंशियल बना रहा है, Q क्या है? जो पोटेंशियल बना रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है Q के साथ उसका साइन रखना, ऑलवेज पुट Q, ऑलवेज पुट Q विद साइन, Q को साइन के साथ रखना है। कहने का मतलब क्या है? अगर -Q बना रहा होगा, अगर -Q बना रहा होगा, मान लो -Q चार्ज है, ये R डिस्टेंस है, ये P पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो लिखाओगे -KQ/R, Q की वैल्यू रखनी है, Q -Q है तो -Q, मैग्नीट्यूड इसका नेचर जो भी है वो रखिए। ठीक है, जो साइन होगा वो रखना है। अगर +Q हुआ तो V = KQ/R। तो सिंपल तरीका, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला, उससे ही पोटेंशियल एनर्जी का बनाया घुमा के। ठीक है, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने क्या बताया? Q को हमेशा साइन के साथ रखना है, पॉजिटिव चार्ज हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज हुआ नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, फिर थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, बार बार रिवाइंड करके बैक करके फ्रंट करके आगे से देखेंगे, आगे भी से करके देखेंगे, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम हम इस पर यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि हम चीजों को ज्यादा डिटेल में समझें। चलो, अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी बताई थी, पोटेंशियल हो गया हमारे पास। अब आपको फॉर्मूला देखो याद कैसे करना है। अगर पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला की बात करें, ये चीजों को ना अपनी तरफ से बना सकते हैं। अब पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला
कि देखो मैं, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी हो सकती है कि आप फॉर्मूला को कैसे याद करते हो। देखो सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, सबका अपना याद करने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी रिमेम्बरिंग पावर होती है। कोई चीजों को वैसे ग्राफ से बना के समझता है, कोई चीजों को वैसे क्रैम कर लेता है, तो सबका अपना अलग अलग मेथड। ठीक है, ये मेथड अगर आपको अच्छा लगे तो ये कर लीजिएगा। पॉइंट चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कितनी बना रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉइंट चार्ज से ही हम, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। देखो पॉइंट चार्ज अगर होता था, पॉइंट चार्ज एक दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितनी फोर्स लगाता था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Q Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला बनाया। अब फोर्स से पहुंचे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फोर्स से कहां पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F बाय Q, एक Q कट गया, Q को काट दिया, एक Q मार दिया हमने, एक Q मार दिया, एक Q मर गया, Q मर गया एक। ठीक है, अब हम आए, अब एक Q उड़ गया। ठीक है, अब आए पोटेंशियल पे, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब एक R मरेगा, अब एक R जाएगा तो KQ बाय R बचा। इस तरीके से याद कीजिए, पहले Q उड़ाया फिर R उड़ाया, यहां तक उड़ते उड़ते एक Q बचा है, एक R बचा है, एक Q बचा है, एक R बचा है। ठीक है, तो चीजों को बहुत अच्छे से इस तरीके से आप याद कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है, KQ बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला बेसिक हैं, ये नहीं याद रहेंगे तो आगे चीजें नहीं याद रहेंगी। इन्हीं के ऊपर समटाइम क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, तो ऐसे आप याद कीजिए। देखिए कितना बढ़िया मेथड मेरे को लगा, आपको भी लग सकता है, आपको नहीं लगता, अपने तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये तो हो गए पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज, दूसरे पॉइंट चार्ज इतनी फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन आपको पता चली गए होंगे। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ऐसे डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, इनके आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। ये क्रिएटिविटी अभी भी मैं सोच रहा हूँ, अभी बना दी। ऐसे यूनिट लिखिए सबकी, डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए सबका, देखो एकदम कैसे ऐसी चीजें प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला याद रहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम करते हैं आगे। पोटेंशियल बना लिया हमने, पोटेंशियल। अब डायपोल कितना अगर डायपोल होगा वो कितना पोटेंशियल बनाता है वो याद रखना। अब आपको डायपोल कितना पोटेंशियल बनाता है, डायपोल की बात करते हैं। डायपोल ठीक है, डायपोल कितना पोटेंशियल बनाएगा। डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया आपने। अब देखिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करके पढ़िए। जैसे मैंने पॉइंट चार्ज कंपेयर किया था, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने फोर्स भी ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले ली, पोटेंशियल भी ले लिया। अब मैं डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड भी लूंगा, डायपोल के पोटेंशियल लूंगा। तो कंपेरेबल चीजें होंगी, कंपेयर करके पढ़ोगे तो चीजें बहुत ज्यादा ईजी लगने वाली हैं, इंटरेस्टिंग भी बनेगी। बोरिंग फिजिक्स बोरिंग नहीं बनेगी। फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे टीचर के हाथ में है। ठीक है, डायपोल, पोटेंशियल डायपोल कितना बनाता है। अब देखो पोटेंशियल, अब आपको डायपोल कितना बनाता है, क्या बात हुई। पोटेंशियल, हाँ, डायपोल कितना पोटेंशियल बना रहा है वो निकालना। पोटेंशियल डायपोल नहीं, डायपोल कितना पोटेंशियल बना रहा है। ये डायपोल पे आते हैं, -Q + Q। अब पोटेंशियल, आप डायपोल एक तो पोटेंशियल बना सकता है एक्सियल पॉइंट पर, फिर से टेबल बना के पढ़ेंगे। एक बना सकता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसको पूरा फुल फ्लेज एक डायग्राम बनाता ताकि तुम्हारे क्लैरिटी, तुम्हें बिल्कुल क्लियर रहे, चीजें अच्छे से विजिबल हो। अगर आपको अच्छी समझ लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज लाइक करते रहे ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आगे भी ऐसी चीजों को सेकंड टर्म में भी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, -Q + Q मैंने बताया था, अगर लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है तो एक्सियल पॉइंट होता है, एक्सियल पॉइंट। यहां पर पोटेंशियल बताना है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द, ये बाइसेक्टिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैंने इसका नाम रखा, ये इक्वेटोरियल हो गया। चलो इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों जगह पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एक जनरल पॉइंट हो सकता है, ये जनरल पॉइंट हो गया। तीनों जगह पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, एकदम से याद हो जाएगा। पोटेंशियल KP/R², KP/R²। इक्वेटोरियल तो याद करने की जरूरत ही नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूला ही ऐसा है जिसको याद करना ही नहीं पड़ता, वो जीरो होता है। जब भी किसी एमसीक्यू में जीरो आंसर है ना, किसी एमसीक्यू में जीरो आंसर, एक ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी, तो जीरो देने का पहले सोचिए क्या जीरो हो सकता है। आप उसको डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगा के ट्राई ना कीजिए, पहले जीरो पे वर्क कीजिए। अगर जीरो ऑप्शन दिया है तो हो सकता है कि वो जीरो ट्रिक खेली गई हो और हम फॉर्मूला सॉल्व करने में लगे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर जीरो है क्वेश्चन में तो माइंड सेट करिए, माइंड मेकअप करिए, क्या जीरो हो सकता है। अगर आप क्लियर श्योर हैं कि जीरो नहीं हो सकता, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइए। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना हो सकता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। ये बात ध्यान रखनी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। ठीक है, इस पे इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जनरल पॉइंट पे आते हैं। जनरल पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, जनरल पॉइंट पे KP/R², रूट तो लगाना ही नहीं, KP cos θ लगाना है, KP cos θ/R², KP cos θ/R², KP cos θ जनरल पॉइंट पर देखो, इसी से थीटा 0 रखोगे, cos 0 1, KP/R² आ गया। थीटा को 0 रखोगे, एक्सियल के लिए 0 होगा, E और P के बीच में,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 0 1 होगा, kp बाय r स्क्वायर। थीटा को 90 रखोगे इक्वेटोरियल के लिए, cos 90 0, cos 90 0, पोटेंशियल 0, खत्म। ये 3 फॉर्मूला। अब देखिए अगर आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर कंपैरिजन कीजिए। एक आपको देखो पहली बार जब करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहली बार जब करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम आपका पूरा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि आपको दूसरी बार से तीसरी बार पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप ये चीजों को बोलते जाओगे, कोई पूछेगा फिर भी बताओगे, ठीक है। अब डायपोल की बात कर रहे हैं, डायपोल की, अब डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ लिया उसको रिवाइंड करते हैं, पोटेंशियल। ये चीज जरूर करिए, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है ना उसके आउटपुट खुद से निकालिए, कितना मेरे को याद हुआ है, ठीक है। अगर नहीं याद हुआ है फिर से कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एक्सियल, एक इक्वेटोरियल, एक जनरल, एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल, ऐसे बनाते रहो, ऐसे बनाते रहो। क्यों ये इंस्टा उस्टा पे टाइम बिना बात का वेस्ट करना, ये है हमारे पास यूटिलाइज टाइम, इससे बढ़िया टाइम क्या मिलने वाला है, खुद में एक एनर्जी आती है, बहुत बढ़िया मजा आता है। एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल, एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल, एज एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल, एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल, ठीक है। एक्सियल का लिखिए, एक्सियल कितनी बनाता है, k 2p बाय x क्यूब। यहां से कंपैरिजन जब मिलेगा ना तो फील आएगी, फील आएगी, दिमाग में ये चीज रहेगी, यहाँ x क्यूब था, यहाँ x स्क्वायर था, तो चीजें गलत नहीं होंगी। अगर हम यहाँ जाते हैं k तो है, p भी है, r स्क्वायर है, देखो 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 ध्यान से, यहां से पता चल रहा है कि क्या हकीकत है इनकी। एक्सियल में x स्क्वायर या r स्क्वायर करते हैं कंपेरेबल, r स्क्वायर वहां, यहाँ सॉरी r क्यूब, यहाँ r स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ये क्यूब है। पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में से कौन ज्यादा वेरी करता है, भाई देखो यहाँ पर r की पावर ज्यादा है तो ऑब्वियस है, अगर आप r बढ़ाओगे तो e ज्यादा वेरी करेगा, e ज्यादा कम होगा, r बढ़ाओगे e कम होगा, r बढ़ाओगे v कम होगा, लेकिन ज्यादा कम कौन होगा, ज्यादा कम होगा ये, ठीक है। कंपेरेबल करने से बनी चीजें, यहाँ ये e क्या बनेगा, k p बाय r क्यूब, k p आधा बनाता है, से याद था, इसका तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है, जीरो। इसके बेस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल बनने वाले हैं। अगर आपको पोटेंशियल का रिजल्ट आ जाए इक्वल टू 0 बनाते हैं तो फटाफट से क्वेश्चन, टाइम नहीं लगना, टाइम नहीं लगना बिल्कुल भी। जनरल को याद कीजिए, के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, के पी बाय आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इधर आइए जनरल पर, के पी बाय के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो क्या है चीजें याद करने वाली, इसमें स्क्वायर होता है डायपोल में और इसमें क्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे चीजें की जाती हैं, ऐसे चीजें की जाती हैं, बहुत अच्छे से होती हैं चीजें ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल के कुछ टॉपिक्स। पोटेंशियल जस्ट खत्म होने वाला है, एक दो टॉपिक बचे, इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी, फिर करेंगे कैपेसिटर, फिर करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। थके तो नहीं हो, थकना नहीं है, अब थकने का क्या काम है, पूरा साल हमने काम ही किया है, अभी उसको बूस्टअप करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले फिजिक्स में क्या होता है, देखो कोई भी टर्म नाम, जब किसी भी टर्म का, किसी भी क्वांटिटी का नामकरण किया जाता है तो उसके नाम के पीछे ही उसका लॉजिक होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ते ही नहीं टॉपिक को आपने रटना शुरू कर दिया, पहले नाम से सोचिए क्या निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब अफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, फोर्स का अफेक्ट से रिप्रेजेंट हो रही है। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कितना, वहां पर कितना पोटेंशियल उस चीज का, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल में डायपोल, डायपोल क्या बात है, डायपोल, डायपोल से ही फील आ जाती है, डाई मतलब दो, पोल मतलब अलग अलग पोलैरिटी। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी प्लस पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो, ये सरफेस बनाई है, ये सरफेस बनाई हमने, ठीक है। अगर इस सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। बोलेंगे अब बनेगी कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो देखते हैं। मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की बात करेंगे। मान लो मैंने टिक 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 आर डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल, यहाँ बताओ कितना होगा, आर डिस्टेंस जाएंगे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल आता है, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब यहाँ गए टिक 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 आर डिस्टेंस पे गए, यहाँ भी कितना बनेगा, के क्यू बाय आर। यहाँ गए टिक 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 आर डिस्टेंस पर के क्यू बाय आर, टिक 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 आर डिस्टेंस पर के क्यू बाय आर। तो हर जगह आर डिस्टेंस तक टिक टिक कीजिए और जो जितने भी पॉइंट आएंगे सबको मिला दीजिए, बड़े वाला टिक कीजिए, टिक 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 टिक। जो सरफेस बनेगी, सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉजिटिव चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
एक फुटबॉल बना दो, फुटबॉल 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 के सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज रख दो, जो फुटबॉल की सरफेस है दैट बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत आसान। तो पॉजिटिव चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी शेप होती है? स्फेरिकल। तो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये दूसरा है, ये बीच में एक और बना दिया मैंने, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल्स बोलते हैं। दीज आर द 3 इक्विपोटेंशियल्स। ये तीनों क्या हैं? इक्विपोटेंशियल्स हैं। तो दिस इज इक्विपोटेंशियल्स, इक्विपोटेंशियल्स है ये, ठीक है। समझ आई बात? अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका और इस पर दोनों पर पोटेंशियल थोड़ा सेम होगा। इसकी ये सरफेस तो ये है ना, इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ए और सी पे सेम होगा, ए और बी थोड़ा होगा। तो वी ए इक्वल वी सी नॉट इक्वल टू वी बी, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है क्या? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल, ठीक है। और सेंटर में होता है चार्ज हमारे पास, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गया? ऐसी सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल हो सेम, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया, पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल, स्फेरिकल। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि अगर डायपोल हो या सेम काइंड के चार्ज हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब डायपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, अब ये 2 है, अब 2 की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? देखो, एक रिलेशन रह गया हमारा, वो रिलेशन मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद उसके बिहाफ पे समझाऊंगा, फिर रिलेशन भी बाद में करा दूंगा। रिलेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर अगर पोटेंशियल में सेम मानूं तो डी आर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डी आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलो देखते हैं अब कैसे बनाना है। नेगेटिव के लिए एरो बताया था, नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर, पॉजिटिव के लिए बाहर, पॉजिटिव के लिए बाहर। इसकी पोटेंशियल कैसे बनेगी? तो ये ध्यान रखना है, बीच में डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्ट्रॉन्ग। डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, तो डी आर हो जाएगा कम, मतलब गैप हो जाएगा सरफेसेस में कम, गैप हो गया सरफेस में कम। जो सेंटर पे आ रहा था अब सेंटर पे नहीं आएगा। देखो ध्यान से, डी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा डी आर कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होता है ज्यादा, डायपोल के बीच में होता है ज्यादा, अगर सेम होते हैं तो होता है बीच में कम। अट्रैक्शन है तो डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो डी आर कम। डी आर मतलब स्पेस कम, गैप कम होगा लाइंस के सरफेसेस के बीच में। फिर से ऐसे बनाएंगे, ये गैप कम और यहाँ गैप ज्यादा, ठीक है। ऐसे यहाँ बनाएंगे, यहाँ गैप रखना है कम और यहाँ रखना है ज्यादा, यहाँ गैप रखना है कम, यहाँ रखना है ज्यादा, ठीक है। कंसेंट्रिक नहीं है ये, किसके लिए? डायपोल के लिए। किसके लिए? डायपोल के लिए। कोई टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है हम। इक्विपोटेंशियल्स आर फॉर डायपोल, डायपोल के लिए ये रही, ठीक है। समझ आ गई बात? सेम अगर हमारे पास 2 सेम पेयर के चार्ज होते, सेम पेयर के चार्ज होते तो बताओ क्या होगा? सेम पेयर के चार्ज के लिए अगर 2 पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, तो बीच में रिपल्शन रहेगी, रिपल्शन होगी यहाँ ज्यादा, रिपल्शन यहाँ ज्यादा होगी तो क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई कम तो डी आर हो गया ज्यादा, मतलब गैप बढ़ेगा, इसमें गैप बढ़ेगा तो ऐसी लाइंस बनेगी, देखो ऐसी लाइंस बनेगी, यहाँ गैप रहेगा कम, यहाँ गैप ज्यादा, ऐसे यहाँ गैप ज्यादा और यहाँ गैप, ये होगी इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकती, यहाँ गैप रखना है हमने, बीच में कैसे रखना है? समझ में आ गया होगा, बीच में गैप रखना है हमने ज्यादा, बीच में गैप रखेंगे ज्यादा हम, ये देखो बीच में रखा हमने गैप ज्यादा, बीच में गैप ज्यादा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास किसके लिए? फॉर सेम पेयर के लिए, सेम पेयर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम पेयर के लिए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गई किसके लिए कैसी शेप की होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की याद रखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसी होती है? परपेंडिकुलर। देखो अगर मैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म, मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बताई पॉइंट चार्ज की जो कि स्फेरिकल थी। अगर डायपोल हो तब भी स्फेरिकल, लेकिन सेंटर में नहीं आएगी, कंसेंट्रिक नहीं रहेंगी चीजें, पेयर के लिए भी होगी। अब हम बनाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? तो आप एक यहाँ पर पेपर रख लीजिए, ऐसे पेपर, ये जो पेपर है ना, इस पेपर पे जितने पॉइंट होंगे, ये पेपर बनाया मैंने, एक शीट बना दी है, शीट,
इस पे जितने पॉइंट होंगे हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा सेम, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है प्लेन शीट्स, प्लेन शीट्स बनती है, ठीक है, प्लेन शीट्स लाइक। तो ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने मर्जी बनाए यहाँ से, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, दीज आर द इक्विपोटेंशियल। तो क्या रिलेशन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी जाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल सकते हो। इक्विपोटेंशियल की एक अनदर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज बता दी मैंने। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक रह गया था हमारा, इसको कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 चार्ज भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, n चार्जेस भी हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करनी है तो पहले बात करते हैं 2 सिस्टम की, 2 चार्जेस, 2 चार्ज सिस्टम की, 2 चार्ज सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत इजी तरीके से, मैंने बताया था पोटेंशियल फॉर्मूला आपको याद है, W/Q, ये फॉर्मूला बना चुका पहले मैं। W क्या होगा, Q × V, और W क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q × V, सिंपल तरीके से। अब आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो V का फॉर्मूला क्या होता है, K पॉइंट चार्ज का Q/R², तो इसको बोल देते हैं Q1, ये हो गया Q2। तो फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2/R12, K Q1 Q2/R12। R12 क्या, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बहुत सिंपल। अब आते हैं 2 चार्ज सिस्टम पे। मान लो आपके पास 2 चार्ज का सिस्टम है, 2 चार्ज का सिस्टम है, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। बस होने वाला है ये होने वाला है, जैसे ये होगा उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोर नहीं होना, बोर नहीं होना, बोर बिल्कुल भी नहीं होना। बोर हो रहे हो तो वीडियो को 10 मिनट के लिए रोक दो। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें व्हाट्सएप चलानी है, व्हाट्सएप चला लो 10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन मचला रहा होगा ना तुम्हारा, तुमने वेबसाइट नहीं, कोई आपने कुछ ऐसा इंस्टा पे कोई रील नहीं देखी तो देख लो 10 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोबारा बैक वीडियो पे आ जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर नहीं होना, नींद नहीं आनी चाहिए, कॉपी लेके लिखते रहो, ठीक है। चलो अब देखो आगे, ये Q1 Q2, ठीक है, 2 चार्ज सिस्टम के पास, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी। देखो अगर आप कोई चार्ज को लेके आए हो, इस चार्ज को आप लेके आए हो इन्फिनिटी से, इस चार्ज को कहां से लाए हो, इन्फिनिटी से। अगर आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाए हो तो इसके आसपास तो कोई और चार्ज है नहीं। अगर कोई और चार्ज नहीं है तो मतलब यहां पर कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, तो इसको तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, 0। इसको लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, 0। क्यों करना पड़ा, क्योंकि किसी फोर्स के अगेंस्ट हम लाते तो वर्क डन करना पड़ता ना, फोर्स तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब आप दूसरे चार्ज को लेके आए, दूसरे चार्ज को कहां से लाए, इन्फिनिटी से लाए। हर चार्ज को कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। इन्फिनिटी क्या है, बहुत दूर वाला डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल होता है 0। अच्छा कहां लाए, यहां से लाए, ये कहां पर लाए, R12 डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच डिस्टेंस है, उसका नाम R12 रख दिया। जब आप यहां पे लेके आओगे, अब यहां पर पोटेंशियल इसने बना रखा है, ये कहेगा इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी, तू यहां पे आ गया। अगर हिम्मत है तो इतना वर्क डन करके दिखा, वो वर्क डन करके दिखाएगा तो यहां पर आएगा। तो यहां पे लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। मान लो आप इस Q2 को लाए थे तो इस V1 ने पोटेंशियल बना रखा, सब चीजें, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा K Q1 Q2/R12, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। W2 दूसरे चार्ज को लाने में, पहले को लाने में 0 करना पड़ा। टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये आ गया 0 + K Q1 Q2/R12, ठीक है। ये आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2/R12। फील्ड के साथ बताया, फील्ड के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद कराया, ठीक है, फील्ड के साथ बताया, तो फील्ड के साथ बताया तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कैसे आया था। तो 2 चार्जेस के लिए K Q1 Q2/R², ठीक है बेटा। अब 3 चार्ज सिस्टम हो तो क्या करना है, 3 चार्ज सिस्टम, अगर 3 चार्ज सिस्टम हो तो क्या करना है, फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करके दिखाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि आपको फील आ चुकी है। 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम का अगर कोई फॉर्मूला है, एक सिस्टम में 3 चार्ज हैं, तो देखो पहला चार्ज Q1, इसके लिए कोई वर्क डन नहीं, दूसरा चार्ज Q2, इसके लिए जो वर्क डन है वो निकाल चुके हैं, K Q1 Q2/R12। अब माय डियर स्टूडेंट इसको समझो, Q3 को जब लाओगे तो ये दोनों अवेलेबल हैं, ये दोनों कहेंगे ऐसे कैसे तू आ गया, हमारा एरिया ये, तो Q2 कहेगा मेरा एरिया ये, Q1 कहेगा मेरा एरिया, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना है R13, ये डिस्टेंस कितना है R23, ठीक है।
तो ये इसके अगेंस्ट भी वर्क डन आया, इसके अगेंस्ट वर्क डन आया, तो एक वर्क डन ये, एक वर्क डन ये और एक वर्क डन पहले से था जब इसको लाए थे, टोटल 3 वर्क डन, 3 वर्क डन। बोलो जितने पेयर हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, कितने पेयर है, दो, देखो 3 4 से पेयर कितने बन सकते हैं, Q1 Q2 बन सकता है, एक Q2 Q3 बन सकता है, Q1 Q3 बन सकता है, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, Q2 Q1 हो गया, Q1 Q2 नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने पेयर बन सकते हैं, 3, Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस लिख दो R12, Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस लिख दो R13 के, Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस लिख दो R23। क्या कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को अंडरस्टैंड करके आपने लिखा है, समझा है, तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। अगर याद करना पड़ता है तो छोटा मोटा चुटर पुटर याद करना पड़ता है, उससे तो वैसे ही हम कर लेते हैं, ठीक है। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़े बड़े गाने याद कर लेते हैं तो ये तो क्या ही चीज है। तो ये हमारे पास हो गया 3 चार्ज सिस्टम के लिए। ऐसे 4 चार्ज सिस्टम के लिए बना सकते हैं, 4 चार्ज सिस्टम के लिए याद रखिएगा। अब देखो 4 के लिए मजे मजे में बनाएंगे, खेलते खेलते बना लेंगे। ये 4 चार्ज का सिस्टम है, Q1 Q2 Q3 Q4। अगर आप चाहते हो कि मैं तो डायरेक्ट ये जानना चाहता हूं कि कितने पेयर बनेंगे, पेयर नहीं मेरे को सर याद रहते, तो फॉर्मूला लगाओ ना पेयर का। पेयर का फॉर्मूला भी है हमारे पास, ये लगाओ पेयर का फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी वो निकाल लो। मान लो आपके पास अभी 3 चार्ज सिस्टम पड़ा था, कितनी टर्म्स थी, यहां रखो इनको 3 माइनस 1/2 कितना आया, 3 × 2/2, 3 टर्म ही तो आई थी, 3 टर्म आई थी, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। अगर आपको लगता है 4 चार्ज है आपके पास तो 4 × 4 माइनस 1/2, 4 3 12, 6 टर्म आएंगी। कितनी टर्म आएंगी, 6। नॉलेज देखो कैसे 6 आएंगी, 3 के लिए कितनी आई थी, 3 के लिए 3 आई थी ना। जब 4th को लाओगे, ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, मतलब 3 टर्म तो ये लास्ट वाले की वजह से आ जाएंगी Q4 लाने में। तो टोटल कितनी टर्म होगी, 6। फॉर्मूला क्या है, n - 1 n × n-1/2। n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। आएगा कैसे, निकल गया आउटकम क्या आएगी, आउटकम क्या आएगी बेटा, आउटकम आएगी कितने पेयर्स बनेंगे। इसके लिए क्या बनेगा, के कॉमन ले लेते हैं, Q1 Q2 R12 पेयर बनाओ मजे मजे में। पहले Q1 के बनाओ सारे, Q1 Q3 R13, नीचे डिस्टेंस लेते रहो। Q1 का क्या बनेगा, Q1 Q4 R14, खत्म। Q1 के खत्म, Q2 बनाओ, Q2 Q3 R23, Q2 Q1 नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। Q2 Q4 R24 प्लस Q2 खत्म हो गया ना, Q3 Q4 R34, काउंट कर लो, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगी। 3 3 6 खत्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म। ये याद तो बहुत मजे में आप ये पेपर करके आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला ऐसे याद थी, ऐसे याद करते हैं चीज़ों को, ऐसे पढ़ते हैं फिजिक्स को। अगर फिजिक्स को ऐसे पढ़ना आ गया तो फिजिक्स की फील आ गई, तो फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ा है, वो तो एक फील है, वो तो एक ऐसा सीरियल है जो तुम एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है बेटा। चलो बेटा आते हैं, कैपेसिटेंस करते हैं स्टार्ट। कैपेसिटेंस, अगर किसी को पहले से चीजें नहीं पता थी और अब चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, बूस्टअप हो गए हो, एक्साइटमेंट आ गई है कि मैं कर सकता हूँ फिजिक्स। तो पुशअप मारो 4-5 अच्छे से, ज्यादा मारोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि एक्साइटमेंट आई है, फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, तो पुशअप्स मारो बढ़िया से, ठीक है। पुशअप्स करो, उसके बाद फिर से कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करते हैं ना पुशअप मारने से पहले, कभी ये नहीं पुशअप भी मारे और वीडियो भी चल रही है, ये कैपेसिटेंस निकल जाए, ऐसा नहीं करना। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस क्या होता है, नाम से फिर ढूंढते हैं कैपेसिटर। अब ये डेली लाइफ का हमारे पास एक डिवाइस है। अब कैपेसिटर एक टॉपिक सोच के पढ़ोगे ना कि ये तो टॉपिक है, तो बोरिंग है। अगर आप इसकी फील लोगे कैपेसिटर यूज कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है, ये है क्या, ये कैपेसिटर तो बहुत सिंपल सा है। आपको कोई भी, आप बाइक स्टार्ट करते हो, एक्टिवा स्टार्ट करते हो, सेल्फ लगाते हो, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती, बड़े गुस्सा आता है, किक मारनी पड़ेगी, कौन उतरे, स्टैंड पे, बड़े स्टैंड पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। गर्ल्स को भी प्रॉब्लम आती है लगाने में, तो कैपेसिटर से ही कर रहे हो वो काम। कैपेसिटर ना होता तो किकी लगानी पड़ती सारी उम्र। अब कैपेसिटर क्या कर रहा है, फिर कैपेसिटर उसको एनर्जी दे रहा है, सेल्फ स्टार्टिंग दे रहा है। तो सेल्फ स्टार्टिंग का काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है। अब कैपेसिटर में एनर्जी कहां से आती है, कैपेसिटर को बैटरी स्टोर करती है। तो बैटरी जो लगी हुई है हमारे एक्टिवा में, हमारे गाड़ी में, ठीक है, वो बैटरी क्या करती है, वो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है। और जैसे आप सेल्फ लगाते हो, कैपेसिटर डिस्चार्ज इतने में 1 सेकंड में लगता, फिर से चार्ज होता है। तो कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है। फैन है, फैन की मोटर है, जितनी भी मोटर होती है ना हमारी जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलती है, सारी की सारी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सबको एक जर्क चाहिए, वो जर्क कौन देगा, हमारे कैपेसिटर भाई साहब।
कैपेसिटर भाई साहब हमारे को क्या करेंगे, हेल्प करते हैं स्टार्ट करने में, ठीक है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब चार्ज को तो बैटरी भी स्टोर करती है, दोनों में फर्क बता दिया। ये इंस्टेंटेनियस बैकअप देता है, एक बहुत फास्ट बैकअप देता है, ठीक है। चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है, बैटरी में ऐसा नहीं होता, एकदम से चार्ज हो एकदम से डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। आपके फैन जो हमारे घर में फैन लगे होते हैं वो भी समटाइम क्या होता है, फैन की स्पीड कम होगी या फैन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो जो मैकेनिक आता है वो उसकी वायर्स को ऐसे डाल के देखता है, स्पार्क देखता है, स्पार्क ज्यादा है तो मतलब कैपेसिटर ठीक है, चार्ज नहीं हो रहा मतलब स्पार्क नहीं है, चार्ज अगर स्पार्क आ रही है तो चार्ज है, तो इतनी फील बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, ये डिवाइस होता है। उसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो बताएगी कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, एबिलिटी उसकी, एबिलिटी किस बात की, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, याद रखना C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, किसका फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का। किसका फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का। कि कैसे आया, जितना ज्यादा चार्ज दोगे कैपेसिटर को, जितना ज्यादा चार्ज दोगे किसी कैपेसिटर बनता कैसे, कैपेसिटर को एक सिंपल कैपेसिटर एक कंडक्टर ही होता है, उस कंडक्टर को बैटरी से चार्ज देते जाते हैं, चार्ज देते जाते हैं, तो हमें चार्ज देने के लिए बैटरी से वर्क डन करना पड़ता है। क्यों वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, फिर बैटरी से अगला चार्ज दोगे, ये कैपेसिटर मना करेगा भाई मेरे पे तो पहले ही रिपल्शन है, बहुत सारे चार्ज हैं, बैटरी फोर्सफुली देगी इसको, तो बैटरी की एनर्जी खर्च हो रही है, जो बैटरी की एनर्जी खर्च हो रही है वो कहां जा रही है, वो कैपेसिटर को चार्ज करने में जा रही है, तो कैपेसिटर उससे चार्ज हो रहा है, तो जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, रिपल्शन बढ़ती रहेगी, रिपल्शन की फीलिंग आती है पोटेंशियल से, जितना ज्यादा चार्ज उतनी रिपल्शन ज्यादा, उतना पोटेंशियल ज्यादा, तो प्रोपोर्शनल आया, Q इज इक्वल टू CV आया, Q इज इक्वल टू CV, C यहाँ पर क्या है, C इज ए कांस्टेंट, C इज ए कांस्टेंट, C क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो अब इसमें कंसेप्ट क्या हो जाता है, कंसेप्ट पे आते हैं, C इज इक्वल टू QV, C कांस्टेंट है, ठीक है, C का फॉर्मूला बना दिया Q बाई V। अब आपसे क्वेश्चन में उसने क्या चालाकी की, उसने कहा अभी हमने चार्ज को कर दिया डबल, चार्ज को कर दिया 2 टाइम्स, ठीक है, और पोटेंशियल को बताओ क्या, और कैपेसिटेंस में बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस का क्या होगा। हम सोचेंगे कि चार्ज को डबल किया है, चार्ज को डबल किया है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कांस्टेंट कहाँ है कैपेसिटेंस, आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू CV, C क्या है, कांस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, C किस पे डिपेंड करता है, Q और V की दोनों की वैल्यू पे। उसने बोला सिर्फ चार्ज के बारे में कि चार्ज को डबल किया, उसने पोटेंशियल का तो कुछ बताया नहीं। अगर चार्ज डबल होगा तो पोटेंशियल भी डबल होगा, अगर चार्ज डबल हो गया पोटेंशियल डबल हो गया तो कट के फिर से Q बाई V आ गया, तभी तो C कांस्टेंट बनेगा। समझ आई बात कुछ, तो इस तरीके से पढ़ना है। तो जब भी आप, जैसे आपने पढ़ा, आप आगे इस यूनिट में पढ़ेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ सबने पढ़ा 10th क्लास में, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, R इज ए कांस्टेंट, R इज ए कांस्टेंट, R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है, R कांस्टेंट है, फील करना है कांस्टेंट है, पोटेंशियल को डबल किया तो करंट भी डबल होगा, ठीक है, फॉर ए गिवन टेम्परेचर करंट भी डबल होगा, करंट डबल होगा तो उसने बोला ना गिवन टेम्परेचर के लिए, तो पोटेंशियल डबल किया, करंट डबल हो गया, घट गया R कांस्टेंट। पोटेंशियल डबल करने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल को डबल करो, आधा करो, करंट को जो मर्जी बढ़ाओ, ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर ये सब कांस्टेंट जो है कांस्टेंट ही रहते हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, पहला फॉर्मूला आया कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लेके चलेंगे आगे। तो Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V। अब कैपेसिटर होते हैं बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर, हमारे सिलेबस में जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जिसका है, एक तो है स्फेरिकल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर। एक हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो मेनली हमारे पास ज्यादा पार्ट है जिसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, दो ही टाइप के कैपेसिटर है जो हमने पढ़ने हैं, और बहुत सारे होते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर, ठीक है, और सिरेमिक के अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, और भी बहुत टाइप के कैपेसिटर हैं, पेपर कैपेसिटर भी होता है, बहुत सारे कैपेसिटर, हर एक कंपोनेंट में, हर एक जो एसी सर्किट होता है, जो भी मदरबोर्ड होता है, सब में कैपेसिटर लगा होता है, बहुत कॉमन डिवाइस है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस C क्या था, कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर आपको स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जितना कैपेसिटर का, जितने अपने कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी चार्ज को स्टोर करने की, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं चीजों को छोटा छोटा करते जाएं और कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती जाए। हम
हम साइज को मिनिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कैपेसिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो मतलब कैपेसिटेंस तो ये वाला तो हमें हेल्प करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है बिना रेडियस को बढ़ाए कैपेसिटेंस बढ़ने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अर्थ की रेडियस रख दूं, तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ भी आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ अर्थ भी आ जाएगी, वो भी देख लेते हैं। अगर अर्थ को हम एक कैपेसिटर माने कि यार चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, मीटर में रखेंगे तो सी का फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट आएगी 1711 माइक्रोफेरेड। 711 माइक्रोफेरेड एक यूनिट और याद रखनी है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस यूनिट तो बताई नहीं मैंने, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है? फेरेड। बना तो दी है, लेकिन बना के पछता बहुत रहे हैं। वो पछता इतने इसलिए रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट है, ये इतनी बड़ी यूनिट है कि अगर अर्थ को भी कैपेसिटर मान लें, अर्थ को एक कैपेसिटर मान लें, उसका खुद का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड भी नहीं है। उसका खुद का कैपेसिटेंस भी 711 माइक्रोफेरेड है। माइक्रो को हटाओगे 10⁻⁻⁶ लगेगा, तो वो 1 फेरेड भी नहीं है। तो कैपेसिटेंस जो होता है, ये जो इसकी यूनिट है, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। प्रैक्टिकली यूज होती क्या है फिर? प्रैक्टिकली यूज होती है माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड। माइक्रो क्या है? 10⁻⁶, पिको क्या है? 10⁻12 फेरेड। ठीक है, माइक्रो ज्यादा ही होता है, पिको दोनों यूज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कैपेसिटेंस हमने किसका डिस्कस किया? कैपेसिटेंस हमने डिस्कस किया अभी तक स्फेरिकल कैपेसिटर का। फॉर्मूला आए, पूछा जाए कोई क्वेश्चन, 4 पे एप्सिलॉन आर लगाओ, हो जाएगा। कहां से आया है? कोई नीड नहीं है जानने की। क्या करना है हमने जान के? कहां से आया है? जानने से बनेगा क्या? जानना था तो पहले जाना था, अब जान के क्या करेंगे? अब तो टाइम ही नहीं बचा जानने का। तो 4 पाई एप्सिलॉन आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। ए एप्सिलॉन बाय डी, ए एप्सिलॉन बाय डी। ए क्या है इसको समझा देते हैं। ये जैसे हमने पैरेलल प्लेट है, मतलब क्या है? हमारे पास 2 प्लेट रहेंगी, एक रहेगा हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एक प्लेट पर रहेगा माइनस क्यू चार्ज। इनके बीच की सेपरेशन को मान लिया मैंने डी। डी क्या है? 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट ऐसे सर्कुलर प्लेट होती है, ये ऐसे सर्कुलर प्लेट, ऐसे ये प्लेट होगी एक सर्कुलर, एक ये प्लेट होगी सर्कुलर। तो इनका कुछ एरिया होता है, ए एरिया, इसका भी एरिया ए है। ठीक है, तो ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। एप्सिलॉन क्या है? इनके बीच में अगर वैक्यूम है, इनके बीच में क्या है? वैक्यूम है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, एक ऐसे पॉजिटिव बनाया, एक नेगेटिव बनाया। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। किसका सिंबल हो गया? कैपेसिटर का। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय डी। ये कब लगेगा? जब वैक्यूम हो, जब प्लेट्स के बीच में क्या हो? वैक्यूम हो, तो एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, अगर प्लेट्स के बीच में मीडियम होगा, विद मीडियम, अगर कोई आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? मीडियम। डाइलेक्ट्रिक होता है कांस्टेंट, या डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई इंसुलेटर डाल दिया, इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक को भी समझो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर डाल दिया, तो क्या होगा? सी हो जाएगा के एप्सिलॉन बाय डी, के ए एप्सिलॉन बाय डी, के एप्सिलॉन बाय डी। सी का फॉर्मूला आ जाएगा, के लग जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हीं के ऊपर चैप्टर बेस्ड है। समझ में आ रहा होगा। कैपेसिटेंस के पहला फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, या Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, कैसे बना था? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये भी थोड़ा थोड़ा फील लेते रहो कैसे बन रहा है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसका तो एक ही फॉर्मूला है, आर पे रेडियस डिपेंड करता है, इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडियस हम बढ़ाना चाहते हैं, बेईमान है हम, चीजों को पॉकेट में डाल के चलना चाहते हैं, पॉकेट में डाल के चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, इससे बड़ी नहीं बनानी हमने। उसके बाद अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अगर मीडियम है तो के एप्सिलॉन बाय डी, वैक्यूम है तो ए एप्सिलॉन बाय डी। ए क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी, इजी हैं, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम आगे, इसको आगे कवर करते हैं। तो ये पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद करेंगे ये फॉर्मूला में, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल प्लेट को दोबारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट की। अब एक तो था पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक वाला, एक पैरेलल प्लेट में है वैक्यूम वाला। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक वाला, ये वैक्यूम वाला, दोनों को डिवाइड करोगे तो के एक्स्ट्रा था, के आ जाएगा। तो सी डैश कितना आ गया? के सी। सी डैश का मतलब क्या है? जब डाइलेक्ट्रिक डाला है, जब मीडियम डाला है, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक, और वैक्यूम के साथ कितना है? विद वैक्यूम। ये तो मतलब ये है कि कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होता है? कौन सा कैपेसिटर यूज करने का फायदा है? कैपेसिटर कौन सा यूज करने का? डाइलेक्ट्रिक वाला। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस ज्यादा होता है फ्री स्पेस वाले से। तो हम चाहेंगे कि कैपेसिटेंस हो तो हम 2 प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, कोई माइका, कोई हम क्वार्ट्ज, कोई ग्लास, या कुछ ऐसा मटेरियल डाल देंगे जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाए। ठीक है, समझ आ गई बात?
ठीक है, वोल्टेज डालने से भी क्वेश्चंस बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस पैरेलल प्लेट का जनरल फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट बाय डी या एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। याद रखना, बहुत बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, दोनों के बीच में रिलेशन है वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक के बीच में। सी डैश इक्वल के सी, सी डैश क्या है मीडियम वाला, सी क्या है वैक्यूम वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं कैपेसिटर। अगर हम सीरीज पैरेलल में लगाएं तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। मेनली टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। इससे आपका सेकेंड यूनिट का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सेम आइडिया है, बस फॉर्मूला रिवर्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस का भी बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत इजी। दो टाइप से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। सीरीज होता है एंड टू एंड, एक कैपेसिटर लगाया, ये इसका कैपेसिटेंस है मान लो C1, एक इसका एंड खत्म हुआ, दूसरे का एंड शुरू हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड कैपेसिटेंस। तो दो आइडेंटिफिकेशन होती है सीरीज पैरेलल पहचानने की। सीरीज की दो निशानियां याद रखना, टू, वन इज एंड टू एंड, सेकंड वन इज देयर मस्ट बी सिंगल पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पहला पॉइंट उठाओ, लास्ट वाला पॉइंट उठाओ, उनके बीच में सिंगल पॉइंट होना चाहिए, मतलब सिंगल पाथ होना चाहिए। अगर बीच में कहीं पाथ डिवाइड हो गया, मान लो ऐसा पाथ आ गया, तो ये सीरीज में नहीं है। तो सीरीज की दो आइडेंटिफिकेशन क्या, एंड टू एंड कनेक्शन और एंड टू एंड कनेक्शन, और क्या बताया था मैंने, सिंगल पाथ होना चाहिए। ऐसे ही पैरेलल में आए, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आपके पास बहुत, पैरेलल को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ए है, ये बी है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, C1 C2। अब पैरेलल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, देखो ये प्लेट को देखो, दोनों की एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होगी। ये देखो दोनों एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट से, दोनों की दूसरी प्लेट दोनों की दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होगी। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि कॉमन पॉइंट से एक एक प्लेट कनेक्ट होनी चाहिए, इधर भी उधर भी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन है ए से वन एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ होना चाहिए। मल्टीपल पाथ, जितने पाथ हुए उतने पैरेलल। देखो एक दो पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। एक चीज और ध्यान रखनी है, सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है, क्योंकि चार्ज पे जाने का कहीं और रास्ता तो है नहीं। कोई हमने होटल रेस्टोरेंट तो बना नहीं रखा जो वहां जाके रुक जाएगा, चार्ज कभी रुकता नहीं, जितना यहां जाएगा उतना यहां जाएगा। तो इसके क्रॉस जो चार्ज होगा, ठीक है, वो भी क्यू, इसके क्रॉस चार्ज भी क्यू। पोटेंशियल जो है सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। मान लो टोटल पोटेंशियल आपने V दिया होगा तो इसके क्रॉस V1 आ जाएगा, इसके क्रॉस V2 आ जाएगा। और ये हमने बैटरी से लगा दिया, बैटरी ने पोटेंशियल दिया V, तो V दोनों में बंट गया, कुछ इसमें बट गया, कुछ इसमें बट गया, ठीक है। तो Q सेम और V डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें आ जाते हैं। इसको मैंने बैटरी से लगाया, इसको बैटरी से लगाया, तो इसमें पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, तो V सेम। पैरेलल में क्या सेम होगा, V सेम होगा। चार्ज की बात करें, यहां पर चार्ज अगर Q आया था तो Q बढ़ जाएगा, इसमें जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2, तो Q डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बातें बेसिक बातें। अब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट, इसके अंदर इक्विवेलेंट C होगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल 1/C सीरीज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। जितने भी सीरीज में लगे हुए हैं सबको 1/1 करके ऐड करते रहो। ये सीरीज का फॉर्मूला। पैरेलल कैपेसिटेंस कितना होगा, डायरेक्ट ऐड कर लोगे तो पैरेलल कैपेसिटेंस हो जाएगा n के लिए बना देते हैं, तो ये हो गया प्लस 1/n CN। तो आपसे पूछा जाए ओवरऑल कैपेसिटेंस सीरीज में कम हो रहा है या पैरेलल में कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे सीरीज में कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1/1 है। मान लो दो होते, दो के 2 माइक्रोफेरेड के, 1/2 1 हो जाता, यहाँ 2 होंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस इन सीरीज इंक्रीजेज, ओवरऑल कैपेसिटेंस इन पैरेलल डिक्रीजेज। पैरेलल में ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। तो सीरीज पैरेलल की कुछ अच्छी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और थोड़ी सी बातें करते हैं। मान लो आपके पास n लगे हुए हैं, n कैपेसिटर, और सारे CC वैल्यू के हैं। कितने कैपेसिटर, n कैपेसिटर, सारे CC वैल्यू के हैं। टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल में, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस होगा C/n, n टाइम्स कम हो जाएगा। अगर यही कैपेसिटर मैं पैरेलल में लगा दूं n, यही कैपेसिटर मैं पैरेलल में लगा दूं n, ऐसे पैरेलल में लगा दूं n कैपेसिटर, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा NC। कितना हो जाएगा, NC। n टाइम्स बढ़ जाएगा, इसमें n टाइम्स कम हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना,
पैरेलल का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला, इसको एक बार फॉर्मूला को यहाँ डिफरेंशिएट फिर कर देते हैं, ठीक है। वीडियो चाहे 5 मिनट की फालतू हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, 5 मिनट में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो सीरीज के फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बोलो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 अप टू 1/CN, ठीक है, और CP = C1 + C2 अप टू CN। बहुत बढ़िया। फॉर n आइडेंटिकल के लिए n आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर लगे हैं आइडेंटिकल, तो क्या होगा CS C/N, n टाइम्स कम हो जाएगा, रखोगे ना तो पता चल जाएगा। n 1/C 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 n/C उल्टा करोगे C/N, इसमें NC। ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीजेज, ओवरऑल कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ठीक है। सीरीज पैरेलल में ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसको करते हैं फटाफट से। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अब कैपेसिटर आपने तो पढ़ लिया, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये भी पता होना चाहिए क्यों स्टोर करता है, इतना लॉजिक तो पता होना चाहिए क्यों स्टोर करता है। अब कैपेसिटर हमारा बहाना है चार्ज को स्टोर। आप तो कहते सर हम चार्ज स्टोर करते हैं इसमें, भाई चार्ज स्टोर कराना तो हमारा बहाना है। चार्ज को स्टोर कराएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वर्क ही कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चार्ज स्टोर कराया, चार्ज को स्टोर कैसे कराया, चार्ज को स्टोर कराया वर्क करके, और वर्क किया तो एनर्जी आ गई कैपेसिटर के पास। क्या आ गई, एनर्जी। अब कितनी एनर्जी आती है कैपेसिटर के पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो तो ये है 12CV²। 12CV², हाफ C मतलब कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल, ठीक है। अगर C को रखें Q/V तो हाफ QV बन जाएगा। C को रखें Q/V, एक V कट जाएगा, हाफ QV आ जाएगा, ठीक है। ये तो CV में आया, ये QV में आया, बचा कौन सा, Q और C में। तो Q और C में देख लेते हैं, हाफ Q और C में कैसे बनेगा देख लेते हैं। इसको मैं रखूँ Q और C में चाहिए ना, इसको रखें Q/C, तो ये देख लेते हैं हाफ C, इसको रखा V क्या होता है, Q/C होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा हाफ Q²/C, तो Q²/2C आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखो। मेनली जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला होने वाला है ये वाला यूज, इसको याद रखो। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो घुमाओ फॉर्मूलाज को, अभी बताया था घुमाते कैसे हैं, उनके फॉर्मूलाज उसमें पुट करते रहो, घूमता रहेगा फॉर्मूला, अपने आप फील आएगी, ऐसे ऐसे बन रहा है ये। तो जो क्वांटिटी गिवन है उसके अंदर रिक्वायरमेंट। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये कैपेसिटर था, अब इसको फील करो, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की प्लेट्स का कुछ एरिया था A, डिस्टेंस था D, एरिया A था, डिस्टेंस D था, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया माय डियर वन, वॉल्यूम हो गया इसका A × D, एरिया × लेंथ, 3 साइड मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनता है। एरिया में 2 साइड हो गई, ये साइड होगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना, AD। तो ये अब ये पूछा जाता है समटाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एनर्जी है ये स्टोर होती कहाँ है। अगर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है तो एनर्जी किस जगह पर स्टोर होती है, क्या उसके अंदर कोई अलमीरा रखी हुई है क्या, तो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, तो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है, फील्ड सारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, इन फील्ड कहाँ है, प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है इसका, AD। तो AD पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, अभी हमने पढ़ा हाफ CV²। अगर पूरे वॉल्यूम में AD वॉल्यूम में हाफ CV² है, अगर पूरे वॉल्यूम में हाफ CV² है तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी होगी, हाफ CV²/AD, हाफ CV²/AD। अब ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब ये भी सम टाइम पूछा जाता है। तो पहले पढ़ा हमने एनर्जी आया हमारे पास हाफ CV², उसके बाद हमने, ये तो एनर्जी थी पूरे कैपेसिटर की, अब हमने क्या किया, हम तो यूनिट वॉल्यूम की चाहिए जी हमारे को, ठीक है। जिद है तो जिद है भाई, यूनिट वॉल्यूम की चाहिए। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम कहेंगे भाई चल पूरी पूछ ले, वो थोड़ा पूरी पूछेंगे, वो तो यूनिट वॉल्यूम की पूछ रहे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम पूछे तो वही बतानी पड़ेगी, हाफ CV²/AD। तो टोटल थी हाफ CV² पूरे वॉल्यूम के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए आ गई हाफ CV²/AD। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आएगा वो आप याद कर लेना, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके आएगा एनर्जी बाय वॉल्यूम,
जिसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम कितना आएगा, ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये कैसे आया, ठीक है, क्यों घुमाना चीजों को, ज्यादा घुमाओगे तो खुद ही घूम जाओगे। डायरेक्ट याद रखो मजे में, ये एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले, ये एनर्जी बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी एनर्जी डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, उतनी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एनर्जी वाला टॉपिक भी तुम्हारा हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आगे करते हैं, बस खत्म होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैट्स, थोड़ा सा और है, एक डाइलेक्ट्रिक बचा है, एक कॉमन पोटेंशियल बचा है, चलो वो करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। तो पहले कॉमन पोटेंशियल पे आते हैं। कॉमन पोटेंशियल क्या बीमारी है, क्या टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल नाम से पता लग रहा है ऐसा पोटेंशियल जो कॉमन होगा, कुछ कॉमन पोटेंशियल होगा मतलब सेम होगा। देखो ये कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर लिए हमने मेनली, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटर ए कैपेसिटर बी। अब इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। अब इसके पास भी कुछ चार्ज है, इसके पास भी कुछ चार्ज है, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। अगर आपको C और V की नॉलेज है तो आप Q भी बता सकते हो। तो इस पे चार्ज कितना हुआ C1 V1, इस पे चार्ज कितना हुआ C2 V2। तो दोनों के पास कुछ पोटेंशियल है, कुछ कैपेसिटेंस है, कुछ चार्ज है, हो सकता है कोई अनचार्ज भी, अनचार्ज होगा तो जीरो हो जाएगा। अब आपने दोनों के बीच में कनेक्ट कर दी वायर, कंडक्टर, एक कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया तो क्या होगा, तो होगा क्या, जो होता है पानी के केस में, पानी अगर आपने हाइट पे स्टोर कर दिया तो पानी अगर स्टोर करोगे, अलाउ करोगे तो नीचे मूव करेगा, क्योंकि हायर हाइट का पोटेंशियल ज्यादा है, लोअर का कम है। ऐसे यहाँ पर जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से चार्ज निकलेगा और जहां कम होगा पोटेंशियल वहां से वहां पर जाएगा। तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल ए का ज्यादा है बी से, कुछ भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी है, जो मर्जी मानो। मैंने माना V1 ग्रेटर देन V2। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता तो चार्ज कहीं भी ना जाता, ठीक है। जैसे पढ़ा 11th क्लास में, हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। इसी वजह से हमारी जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, चाय ठंडी होगी, ठीक है। कभी सुने सराउंडिंग में रखी चाय गर्म होगी, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। अगर कोल्ड सराउंडिंग है तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुई। यहाँ किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। तो V1 ग्रेटर देन V2 है तो चार्ज जानने लग गया यहाँ से ऐसे, तो चार्ज जानने लगेगा तो इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, V1 होता जाएगा कम, V1 होगा कम और V2 बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लो ये था 0, ये था 100, ये था हमारे पास 50, अब ये 100 से कम होता गया 90, ये हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 80, ये हो गया 70, ये आ गया 75, ये भी आ गया 75। दोनों पोटेंशियल कैसा हो गया, सेम। अब पोटेंशियल हो गया सेम तो क्या होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो जो अब पोटेंशियल आया दोनों के पास, अब सेम आ गया ना, तो इसी पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या है, कुछ स्पेशल है, कुछ भी नहीं है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या है, जब आप दो कैपेसिटर को कनेक्ट करो, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी टिल इट्स पोटेंशियल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल एंड द वैल्यू इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। उस वैल्यू क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखो, ये समझ में आ गया कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर हम देखें, इसके ऊपर अभी बताया था हमने कितना चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज था C1 V1, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज था C2 V2। तो टोटल चार्ज कितना है पूरे सिस्टम पे, मान लो ये A है, ये B है, आपने इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया। अब इस पे चार्ज था Q1 कितना था C1 V1, इस पे चार्ज कितना था C2 V2। टोटल चार्ज पूरे सिस्टम पे कितना हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है। अब बाद में जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो इस पे इसका चार्ज कितना आ गया C1 V और इसका चार्ज C2 V, तो C1 प्लस C2 इंटू V, ये आ गया C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2। बताओ फिर एक बार V कितना आया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। खत्म। ऐसे याद करो, C1 V1 मतलब ये ऊपर वाला टर्म है टोटल चार्ज, ऊपर वाला टर्म क्या है टोटल चार्ज, नीचे वाला टर्म क्या है टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। खत्म। तो V क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, दिस इज कॉमन पोटेंशियल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगर बोले कि दूसरे वाला अनचार्ज है, पहले वाला अनचार्ज है, तो जो अनचार्ज है उसका पोटेंशियल मान लो 0, ठीक है। चार्ज नहीं तो पोटेंशियल कहां से आएगा,
तो V का फॉर्मूला क्या बना, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, या टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, जो आपको ठीक लगे वो पढ़िए। ठीक है, क्या लगाया हमने इसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, जितना चार्ज बिफोर शेयरिंग था उतना चार्ज आफ्टर शेयरिंग है। तो हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना लिया, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, V इसका सिंबल है V, टोटल चार्ज C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। जब चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां चार्ज गया, तो जब भी, तो यहां से यहां एनर्जी गई, मतलब जब चार्ज गया तो एनर्जी भी गई है, क्योंकि चार्ज स्टोर करता है तो एनर्जी तभी तो स्टोर करता है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है ना, तो कभी कंप्लीटली 100% उस फॉर्म में नहीं जाती, कुछ हीट की फॉर्म में, कुछ अदर फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी साउंड की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में जो है वो लॉस होती रहती है। तो हुआ क्या, बेसिकली जब चार्ज ट्रांसफर हुआ तो एनर्जी भी ट्रांसफर हुई, लेकिन एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुई, तो लॉस हुआ एनर्जी का ऑन शेयरिंग चार्जेस। जब चार्ज शेयर हुए तो एनर्जी का लॉस हुआ। अब एनर्जी का लॉस कितना हुआ, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, एनर्जी का लॉस निकालें कैसे, मान लो पहले एनर्जी कितनी थी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1V1 स्क्वायर, इस पे कितनी थी, हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है, फाइनल एनर्जी आ गई होगी, कुछ जो भी आई होगी, चलो छोड़ो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, डेल्टा U इज द लॉस ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास है C1 C2, ऊपर दोनों की कैपेसिटीज का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों की कैपेसिटीज का एडिशन, और इसका ट्वाइस कर दो। C1 C2 मैंने क्या बोला, दोनों की कैपेसिटीज का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में दोनों की कैपेसिटी का एडिशन ट्वाइस के साथ, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवीजन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवीजन इनटू ट्वाइस। और यहां पर एक्स्ट्रा क्या आएगा, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। V1 ज्यादा था तो V1 पहले रख दिया, V2 ज्यादा होता V2 पहले रखते, ठीक है। डिफरेंस नहीं होगा तो, डिफरेंस अगर नहीं हुआ, देखो दोनों सेम हुए तो जीरो आ गया, तो एनर्जी में लॉस भी नहीं होगा क्योंकि चार्ज ही ट्रांसफर नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। फॉर्मूला याद रखने हैं, जगह जगह काम होता रहेगा। फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी तो पुट कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, ऐसी चीजें हम लास्ट में अगर रिवाइज करें ना एकदम से, तो हमारा माइंड बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, सारे फॉर्मूला हमें याद रहते हैं और हम इससे एडिशन में अपने पेपर्स, जो भी टीचर ने तुम्हें मटेरियल दिया है, ठीक है, जो सैम्पल पेपर तुम्हें फॉलो कर रहे हो तुम, या जो तुम्हारे पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे कर सकते हो इन कंसेप्ट्स को समझने के बाद। अब लास्ट टॉपिक बचा है डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक पता होगा तो आप इसको इजीली फिर कैपेसिटर को खत्म कर पाओगे, ठीक है। करते हैं अभी, चलो बेटा आते हैं लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक। पहले तो पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक होता है कि इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक माइंड सुनते ही माइंड में आना चाहिए इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नाम से ही कुछ नहीं करना, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अब दो टाइप के पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर को डिफाइन करेंगे उनके नेम्स। पोलर मतलब पोलैरिटी, पोलर का मतलब क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब साइन, साइन मतलब दो टाइप के तो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पोलर का मतलब है जिनकी पोलैरिटी अलग अलग है, जो पोलैरिटी है ना उनके बीच में सेपरेशन है, जो पोलराइज हुए हुए हैं। पोलर मतलब पोलराइज, पोलराइज मतलब पोलैरिटी अलग अलग होना, पॉजिटिव वाले अलग नेगेटिव वाले अलग, ठीक है। तो पोलर मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस। नॉन पोलर मतलब पोलैरिटी तो है लेकिन पोलराइज नहीं हुए, पोलराइज नहीं हुए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह। पहले तो इसको समझो, पोलर का मतलब क्या है। पोलर का मतलब है जिनके सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के बीच में कुछ सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड पोलर। नॉन पोलर मतलब जो पोलराइज नहीं हुए, पोलराइज नहीं हुए मतलब जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर है। ये बात समझ में आ गई कि कैसे इनको याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नो, ये अगर एक जगह कोइंसाइड होंगे तो नॉन पोलर, ये पोलर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आओ, उसके बाद समझते हैं। अगर इनके बीच में सेपरेशन नहीं है तो आपने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इंटू सेपरेशन, क्यू इंटू सेपरेशन। सेपरेशन जीरो है तो डायपोल मोमेंट हो गया जीरो। तो ईच मॉलिक्यूल के पास कितना डायपोल मोमेंट होगा, ईच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल हैं
हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसमें ईच मॉलिक्यूल के पास जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो होगा। अब ये सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पर कैसे आया? ये सिमेट्रिक थे, मान लो H2 है, H2 है, ये H है, H है, तो दोनों सिमेट्रिक एक जैसे साइज के हैं। अगर मैं एक H ले लूँ, एक Cl ले लूँ, इनमें कौन सी सिमेट्री है? तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक ही जगह पे आएंगे, एवरेज लोगे अलग अलग जगह पर आएंगे, एवरेज लोगे, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर आएगा। ये मान लो दोनों के पॉजिटिव तो एक ही जगह पर आ गए, दोनों के नेगेटिव एक ही जगह पर आ गए, ठीक है। अब ये इसका पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस तो ये बड़ा न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेशन आ जाएगी। तो मेनली क्या कहने का मतलब है, ये होंगे सिमेट्रिक, ये होंगे अनसिमेट्रिक। तो ये डिफरेंस याद रखना, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला पढ़ के काम चला रहे हैं, सारे टॉपिक थ्रू आउट कवर कर रहे हैं, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, ठीक है। एग्जांपल H2 N2 O2, ये हमारे पास एग्जांपल हो गए किसके? नॉन पोलर के। पोलर के क्या होंगे? HCl NaCl, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा। तो ये हो गया हमारे पास पोलर नॉन पोलर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब नॉन पोलर के पास डायपोल मोमेंट कितना है? जीरो। अगर नॉन पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने इसका बिहेवियर देखना है, इसके हाव भाव देखने हैं, ठीक है, कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नॉन पोलर में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, रिवाइज कराने की जरूरत नहीं। नाम से पता, पोलर मतलब जो पोलराइज हो चुके हैं, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेशन है। नॉन पोलर मतलब नो पोलर, मतलब पोलराइज नहीं हुए, मतलब एक ही जगह पर सेंटर है, डायपोल मोमेंट जीरो, नॉट जीरो, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। ये एग्जांपल्स याद करने हैं, ये पोलर नॉन पोलर हो गया, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर, डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर याद रखना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर याद रखना है कि कब, जब उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, समझो। बस ज्यादा टाइम नहीं है, कम ही टाइम लगने वाला है। तो बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर से बोल रहा हूं, अगर बोर हो गए हो, बहुत देर से वीडियो देख रहे हो, जाओ जो तुम्हें लगता है कि ये काम करने से मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, वो काम करो। लगता है कि व्हाट्सएप चलाने से होगा, व्हाट्सएप चलाओ 5 मिनट, ठीक है। और अगर लगता है कि गाने सुनने हैं, सॉन्ग सुनने हैं, सॉन्ग सुनो, पुशअप करने हैं, पुशअप करो, ठीक है। टीवी देखना है, टीवी देखो, जो काम करना है 5 मिनट के लिए रिफ्रेशमेंट टाइम 5 मिनट्स, वीडियो को पॉज करके जाओ, दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है। चलो, लेकिन मैं पॉज नहीं कर सकता ना, आप लोग पॉज कर सकते हो। बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर का बिहेवियर क्या होगा, ये बताइए। पहले बनाई हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। इसके अंदर हमने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दिया। नॉन पोलर क्या होता है? इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर हो, ठीक है। अब नॉन पोलर रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन लगा रहा है पूरी, ठीक है। और ये इसको अट्रैक्शन लगा रहा है, इधर जाएगा। तो होगा क्या? अल्टीमेटली ये एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होने से नेगेटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा। अब ये क्या होगा? ये जो नॉन पोलर था, इसके अंदर भी पोलराइजेशन आ गई। तो ये क्या बन गया? ये पोलर बन गया। ये क्या बन गया? पोलर बन गया। मतलब अगर हम नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो नॉन पोलर स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। स्ट्रेच बनने से सेपरेशन आ जाती है, सेपरेशन आने से पोलर बन जाता है। पोलर बनेगा तो क्या होगा? देखो, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी वो थी ई नोट, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब पोलर बना तो डायपोल मोमेंट भी आया, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर बनाई इसने। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये तो बाहर थी, ये इंटरनल बन गई। मतलब नॉन पोलर होने से इसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? नॉन पोलर ने। इसको बोलेंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने बनाई है? इस डाइलेक्ट्रिक ने बनाई है जो पोलराइज हुआ है। तो इसका नाम रख दिया हमने ईपी क्या है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नोट क्या थी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर दोनों को माइनस कर दो, ई नोट माइनस ईपी, ई नोट थी एक्सटर्नल, ईपी है इंटरनल, जो बनी है ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? ई नोट माइनस ईपी। अब ये नेट हो जाएगी रिड्यूस, देखो कम होगी ना। अब कितनी रिड्यूस होगी वो डिपेंड करता है जितना आपने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इसके अंदर रखा होगा। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? के टाइम्स जो है वो रिड्यूस आएगी। ई इज इक्वल टू ई नोट बाय के।
अप्लाइड का k टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास बिहेवियर का, बिहेवियर नॉन पोलर का। एक्सटर्नल फील्ड में क्या बिहेवियर होगा, नॉन पोलर जो है ना वो पोलर बन जाएगा, पोलर बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा कितना, k टाइम्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज हो सकता है आगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वीडियो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया जाए जो आपको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको वो टॉपिक जरूर मिलेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि सबको हेल्प मिले। ओके बेटा, थैंक यू।